चलिए फिर एक्चुअली इसी की बात कर लेते हैं। मार्केट में तो यही एक अच्छी चीज़ है आज के लिए। देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ, एक पिक्चर आई थी ना, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, उसमें बिल्कुल सही बात बोली थी शाहरुख खान ने कि कुछ भी हो, चाहे बारिश हो, कुछ भी हो रहा हो, हम कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ ही लेते हैं। तो हमने आज बातचीत करने के लिए अच्छा ढूंढ लिया, ब्रिस्बेन टेस्ट। और मैं बताऊं, मुझे बस एक चीज़ जो खली आज, जब फॉलो ऑन बजाया तो कैमरा मैंने फोकस कर दिया कोहली और रोहित शर्मा, जो दो फेसेस जिन्हें आज की डेट में शायद कोई फ़ैन देखना नहीं चाहता फ्रैंकली। भाई जिसने बचाया उनका चेहरा दिखाते, केएल राहुल का दिखाते, जडेजा का दिखाते, या जो दो प्लेयर्स बीच में जिन्होंने बचाया उनका दिखाते, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया उनका दिखा कर क्या। और फेस्ट पंप तो ऐसे कर रहे थे जैसे पता नहीं मैच जीत लिया या सीरीज़ जीत रही हो। खैर एनीवे, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई कि भाई चलिए कम से कम फॉलो ऑन बचा लिया हमने। और अब तो ये मैच मोर और लेस ड्रॉ ही होना चाहिए, क्योंकि कल, हालांकि कल का फोरकास्ट बेटर है, लेकिन इतना ख़राब तो नहीं करेगी टीम इंडिया की कल ऑस्ट्रेलिया पहले कुछ रन भी बना ले, टारगेट भी दे दे, और उसके बाद हम 80 ओवर से कम में ऑल आउट हो जाए। मतलब होप मेरी है कि इतना ख़राब तो नहीं खेलेंगे, मतलब इतना ही टर्न नहीं होंगे। हाँ, इतने टर्न तो नहीं होंगे, बैट्समैन से थोड़ी सी तो इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे। वीरू, आज देखा कि नहीं मैच आपने? वैसे मैंने वो आखिरी का वो एक रन देखा और वो छक्का जब शोर हुआ न्यूज़ रूम में ना, है ना, उससे पहले का मैच देखा था, मन खराब था अनुज। हाँ, मैं बार बार जाके टिकट देख रहा था कि 8 रन बचे हैं, 7 रन बचे हैं, 6 रन बचे हैं, लेकिन मैच नहीं देख रहा था अनुज। बिल्कुल नहीं, खैर एनीवे मैच आज अच्छा हुआ, मतलब एटलीस्ट टुवर्ड्स द एंड फॉलो ऑन बचाया हमने। चलिए अब आते हैं एक बार हमारे मेन ब्रेड एंड बटर पर, वो है मार्केट्स। और राष्ट्र वीरू, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, आज सुबह जो मैं बात कह रहा था कि मार्केट ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल, बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, ये ब्रूटल मार्केट है। आज देखिए आप एक बार फिर से, अब हम फ्राइडे के लो के ऑलमोस्ट करीब पहुंच चुके हैं, और 3 दिन में मार्केट में कितना ज़्यादा इस समय उतार चढ़ाव चल रहा है। और इनफैक्ट 4 बार निफ्टी, 4 बार, जी हाँ, बिटवीन फ्राइडे एंड टुडे निफ्टी 24,300 से 24,800 के बीच में घुमा है। पहले हम 24,800 से 24,300 गए थे, फिर 24,300 से 800 गए, फिर वापस वही, और आज हम वापस 24,800 से 24,300 के करीब आ गए। और आज तो शुरुआती खरीदारी के बाद मिड कैप भी गिरे हैं। अब तक एटलीस्ट मिड कैप में ठीक ठाक बाइंग हो रही थी। आज हालांकि अभी भी इंडिविजुअल स्टॉक्स में ठीक ठाक मूव्स हैं, और मिड कैप इंडेक्स अभी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, लेकिन वहाँ भी आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। एडवांस डिक्लाइन आज बहुत दिनों के बाद डिक्लाइंस के फेवर में 1:2, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज ज़बरदस्त सेलिंग है। लेट्स सी क्या होता है लास्ट के 1.5 घंटे में। गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून वीरू। तो लास्ट 1.5 घंटे के लिए फिर किस लेवल पर आपकी नज़रें रहेंगी? क्योंकि देखिए सुबह में जब वो 400 का लेवल टूटा, तब उसके बाद उसको रीअटेम्प्ट किया था, हम 2-3 दफ़ा उसके आसपास घूम रहे थे, लेकिन इवेंचुअली आखिरी पिछले 1 घंटे में हमने देखा 400 के नीचे परसिस्ट कर रहा है। तो 400 इंपॉर्टेंट है या फिर 600 के ऊपर निकलना इंपॉर्टेंट? सही जवाब दूँ इसका आप मैं एकदम दिल से, इस समय कोई भी लेवल देना और डांट फेंकना बराबर है। जो मैं सुबह भी एक चीज़ बोली थी कि या तो आप बंदर से डांट फेंकवा लें या फिर किसी प्रोफेशनल से लेवल ले लें, दोनों की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है। और इस समय मार्केट में अगर कोई भी प्रोफेशनल या कोई भी कमेंटेटर आपको लेवल्स दे रहा है ना इस मार्केट में, तो वो अपने पेशे के साथ, जिसे कहते हैं ना, गद्दारी कर रहा है। लेट मी पुट इट दिस वे, इसका सीधा जवाब पता है हर्षदा है, मुझे नहीं पता, और आई डोंट थिंक किसी को पता है फ्रैंकली, क्योंकि क्या हुआ फ्राइडे को, क्या हुआ मंडे को, क्या हुआ आज। मेरी वो जो थ्योरी है कि ये मार्केट में अब एक लगातार क्लियरली एक एल्गो ट्रेडिंग की जो मशीनें हैं, जब से वो वीकली एक्सपायरी खत्म हुई है, ये अब एक नया इक्विलिब्रियम है। देखिए पहले रोज़ एक्सपायरी हो रही थी, रोज़ कुछ ना कुछ हम मार्केट से डील कर रहे थे। अब मार्केट में एक्सपायरीज वीकली सिर्फ एक रह गई है, और मंथली ऑब्वियसली बाकी सारी हैं। तो ये मार्केट में अब इंडेक्स लेवल पर नया इक्विलिब्रियम बनाया जा रहा है। जब तक ये नहीं आ सकता तब तक इस मार्केट में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग का कोई मतलब नहीं है। आप लकी रहे, देखिए अगर आप लकी रहे तो इस मार्केट में आपने बहुत पैसा बना लिया, लेकिन लेवल की बात करना तुक्केबाजी है। तुक्केबाजी में आप कुछ भी बोल लें, मैं बोल दूँ, हाँ मैं बोल दूँ कि अब 24,200 अगला लेवल है। अच्छा, सुबह हम बात करते तो कौन से लेवल्स थे? 24,550, 24,450, 10 डे 20 डे, उससे नीचे ले जाए तो 24, अब क्या 24,300, अब और उसके नीचे जाए तो कहेंगे चलिए 24,180 फ्राइडे का लो। कोई मीनिंग बचा नहीं है इन लेवल्स का। ये जैसे कहते हैं ना, हम वो एल्गोज के या एफआईज के उस पर रहमो करम पे जी रहे हैं अब हम इस मार्केट में। तो इसके लिए
जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता, मैंने तो डिसाइड किया इनफैक्ट अब मैं इंडेक्स पर कोई व्यू भी देने वाला नहीं हूँ। मैं सिंपल एक आपको बता दूंगा कि बस ये क्या रेंज है मैक्सिमम, वो भी रेंज। अच्छा रेंज का भी तो मतलब आज भी देखिए ना, कौन सी रेंज आप बताएंगे जिसमें, अच्छा रेंज बता के फ़ायदा क्या होगा, कोई ट्रेड तो नहीं पाएगा इस तरीके की रेंज में। आज मार्केट ने जैसे लगने लगा कि रिकवरी आ रही, वापस सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग आ गई। ट्रस्ट में ये मार्केट ऐसा है, इसमें अगर आप ज़बरदस्ती पैसा बनाने की कोशिश करेंगे ना, मार्केट आपको साफ़ कर देगा, आपका ट्रेडिंग कैपिटल उड़ा देगा मार्केट। मान के चलिए इस चीज़ को, ऐसी मार्केट में ट्रेड करके कोई फ़ायदा नहीं है। कोई डॉक्टर आपको नहीं बोलता कि आपको इंडेक्स में ट्रेड करके ही पैसा बनाना है या इसी दिन ट्रेड करके पैसा बनाना है, तभी आप माने जाएंगे अच्छे ट्रेडर। छोड़ दीजिए ना, क्या दिक्कत है, मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। जैसा मैं कह रहा हूँ, जब तक ये नई एक्सपायरीज़ का नया इक्विलिब्रियम, ये एल्गोस जब तक ये नहीं निकल के आता, तब तक छोड़ दीजिए मार्केट को। बैंक निफ्टी में मैं सिर्फ एक लाइन बोलूँगा, बैंक निफ्टी क्या था, आज सुबह तक तो इतना स्ट्रॉन्ग था बैंक निफ्टी। HDFC बैंक और ICICI बैंक, सुबह आई थिंक बात हो रही थी इस टॉपिक पर कि टेक्निकली तो ICICI बैंक में ब्रेकआउट था, लेकिन यू नेवर नो। अब आज देखिए क्या हो गया, आज HDFC बैंक देखिए, ICICI बैंक देखिए क्या बदल गया। तो ये जब तक इस तरीके का बिहेवियर टेक्सचर बिगाड़ रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, मैं तो कहूँगा कि सिंपल आप स्टॉक स्पेसिफिक रहें। स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी ट्रेड्स मिली हैं, आज भी मार्केट ने आपको स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी ट्रेड्स दी हैं। हमने आई थिंक सुबह 1 घंटे में इतने स्टॉक्स डिस्कस किए थे, इतने स्टॉक्स ने हमारा टारगेट हिट किए और उसके बाद वो भी कूल ऑफ हुए। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहें इस मार्केट में। इंडेक्स ट्रेड करने में अभी इस समय मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा, जिसको बोलना है बोले, आई एम हैप्पी फॉर देम, बट मेरा व्यू तो बहुत क्लियर है, अभी कुछ टाइम के लिए इंडेक्स कंप्लीटली अवॉइड। इंडेक्स के चक्कर में फंसे नहीं, क्योंकि एक्चुअली वो फंसाने वाला ही गेम इस समय मार्केट में क्लियरली बनता दिखाई दे रहा है। वीरू, फिर स्टॉक स्पेसिफिक्स, वायदे बाजार में एक्टिविटी कहाँ जोर पकड़ रही है? जी हर्षिता, जहाँ पे क्लियर विजन है। गुड आफ्टरनून हर्षिता, गुड आफ्टरनून अनुज। उसमें पहला स्टॉक में रखना चाहूँगा जोमेटो। आज आई थिंक सुबह बातचीत भी हुई थी हमारी, करीब 296 पे, करीब 305 तक का स्विंग देखे आई है स्टॉक का। अभी हालांकि 300 पे ट्रेड कर रहा है, बट स्टिल इसमें जिस प्रकार का बिल्डअप है, जिस प्रकार की पुट राइटिंग है, जिस प्रकार का OI एडिशन है, आई मीन 6%, 40 लाख रुपये का बिल्डअप, सेटअप बढ़िया है। अगर आप इफ़ यू आर लोकेटिंग फॉर लॉन्ग ट्रेड्स, अगर आप ढूंढ रहे हैं तो मेरे ख्याल से प्रिफर्ड स्पेस जोमेटो होगा। अच्छा वायलेशन, ऑप्शन एक्टिविटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसमें। उसके बाद नेक्स्टली क्या है, दैट्स आई थिंक MCX एट 6787, ये भी एच पे बैठा है हर्षिता, और ऑलमोस्ट 30 अक्टूबर का, यानी अक्टूबर सीरीज़ के क्लोजिंग के वक्त के जो स्विंग हाइज थे उनको क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ लगभग 0.67% बिल्डअप यहाँ पे हुआ है। मूव अच्छे हैं MCX में। अगर बाजार में स्ट्रेंथ आती है 24,424, 600 के ऊपर, 500 के ऊपर हम निकलते हैं, तो मेरे ख्याल से इसको स्विंग और स्ट्रॉन्ग मिलेगा। और मैं एक लास्ट स्टॉक मेंशन करना चाहूँगा, दैट ग्रेनुअल्स की प्लेसमेंट अच्छी है फार्मा स्पेस में, और ये अपनी इस पूरी 12 सितंबर से लेकर अब तक की ट्रेजेक्ट्री के हाईएस्ट एज पर आके ट्रेड कर रहा है। प्राइस अप, OI शेड, क्लियर सेंस ऑफ आई थिंक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे मिल रहा है 590 पे। 3 स्टॉक्स, ग्रेनुअल्स, जोमेटो और MCX। हर्षिता ओके, तो ये फिलहाल काउंटर्स जोमेटो, MCX, ग्रैन्यूल्स वीरू मेंशन कर रहे हैं तेजी वाली तरफ, लेकिन ओवरऑल मार्केट का पिक्चर आपको ट्रेंडिंग काउंटर्स में दिखाई देगा। देखिए, मार्केट में कुछ आइडेंटिफाइड पॉकेट्स में खरीदारी है, लेकिन ज्यादातर मार्केट का जो मूव है वो थोड़ा सा मुनाफा वसूली की तरफ है। अब देखिए, श्रीराम फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, इंडसइंड, हीरो मोटोकॉर्प, ये वो दिग्गज हैं जो दरअसल मार्केट पर सुबह से ही बिकवाली का दबाव बनाए हुए हैं और वो परसिस्ट कर रहा है। NBFCs में L&T फाइनेंस, चोला इन्वेस्ट, LIC फाइनेंस, ये दूसरे काउंटर्स। पिडिलाइट आज कमजोर है, वायदे बाजार के टॉप लूजर्स हैं ये आज के दिन, लेकिन कुछ तेजी की पोजीशंस, एक तो रियल्टी काउंटर्स में सिलसिला तेजी का बरकरार है। सिप्ला ज्यादा बेहतर था दोपहर के ट्रेड में, अब आखिरी 1 घंटे में बिकवाली का दबाव ऊपरी लेवल से आया है तो फ्लैट है। ITC, ओबरॉय, नैल्को, ये दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। तो चलिए अब हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं, फिर बात करेंगे कि यहाँ से आगे किस तरह की रणनीति आप लेकर चलें। हमारे साथ फंडामेंटल्स पर एंजल वन के अमरदेव सिंह हैं, टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, रचना वैद, कविता जैन, सोनी पटनायक और श्रीकांत चौहान जुड़ेंगे। फिर 2:15 बजे यतिन आपको बताएंगे आज बाजार में रिकवरी की अगर उम्मीद है तो किस वजह से आती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ 220 पर यतिन हमारे साथ बने रहेंगे तो फर्टिलाइजर शेयरों की भी हम चर्चा कर लेंगे कि आज का जोरदार एक्शन के पीछे क्या कारण है। 2:25 पर श्रेया बताएंगी कि क्वेस्ट कॉपर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, क्यों है वो बुलिश। और फिर 2:30 बजे आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO कमलेश राव हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे ओवरऑल रिटायरमेंट प्लानिंग की
फिर 235 पर श्रेया को दोबारा जोड़ेंगे। पिरामल फार्मा में आज जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट आई है, उससे क्या संकेत है उसकी बातचीत होगी। 2:45 के आसपास कंचन आपको बताएंगी एफएमसीजी क्षेत्र के लिए आने वाले दिन कैसे रह सकते हैं। 250 पर कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शनॉय हमारे साथ जुड़ेंगे। फिर ऑफ कोर्स डीलिंग रूम का जायजा, क्लोजिंग की रणनीति, बीटीएसटी ट्रेड, इस सब पर करेंगे बातचीत। चलिए फिर हमारा पैनल तैयार है और चलते हैं ट्रेड्स के लिए। आप सभी को गुड आफ्टरनून। काबा सर बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो चुना है मैंने वो है शॉर्ट साइड, वो है पावर फाइनेंस ना। पावर फाइनेंस ट्रेड कर रहा है 499 पे, मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए 503 का, करीब 4 रुपए का। डाउन साइड पॉसिबल है कि अगर 490 ये जोन है वहां तक साइड होने की संभावना है। पावर फाइनेंस वीक पावर नहीं है इसलिए। ऑलरेडी एक्चुअली आई थिंक आपके ट्रेड देने के बाद ऑलरेडी काफ़ी स्लिप हुआ है, ये स्टॉक ऑलरेडी 499 पर है। यस, तो इसको रिवाइज करना चाहेंगे? 490 की बात मैंने कही है, टारगेट मेरा 490। ओके 490, ठीक है, सॉरी 490 का टारगेट रहेगा, ठीक है 503 का स्टॉप और 490 के टारगेट, सॉरी, ठीक है। ओके, ये 490 के टारगेट के लिए मौका बिकवाली का। रचना जी आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून। मेरा ट्रेड रहेगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स में, जिसको हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे प्राइस 607 पे है। हमारा पहला टारगेट 600 का होगा और उसके बाद 595 का, और हम एसएल लगाएंगे 611 पे। ओके, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे 606.50 पे यहाँ पे आपका शॉर्ट कॉल है। सोनी जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेंद्र जी, यहाँ पे मेरा बाई रहेगा मैक्स हेल्थ पे। मैक्स हेल्थ पे आज अच्छा फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस नजर आ रहा है। सो यहाँ पे फ्यूचर्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। काफी अच्छे से सपोर्ट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, 1190 का अच्छा सपोर्ट है, वहां पे स्टॉप लॉस लगाइए। 1210 के ऊपर ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी है। इनफैक्ट आज हमने 12 बजे शो पे भी इसको रेकमेंड किया था, वहां से 1% ऊपर है, बट होल्ड कर रहा है बहुत स्ट्रांगली ऐसे मार्केट में। सो हमें लगता है कि एक पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स 1240 1250 के टारगेट्स यहाँ पे बन रहे हैं, वहां पे एक बार टेस्ट कर सकता है। ओके, तो ये इस समय मैक्स हेल्थ। आज हमारा पैनल थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, आई थिंक इक्वल रिप्रेजेंटेशन विमेन एंड मैन। कविता जी के पास चलते हैं। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी। सो मेरा ट्रेड होगा इंडियन होटल्स पर। एक बहुत अच्छे मूव हम पिछले 10-12 दिन से देख रहे हैं और आज भी स्ट्रांगली खड़ा हुआ है काउंटर। सो यहाँ एक रेजिलियंस है, 878 के लेवल पर है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 895 905 आप इंडियन होटल पर एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 873 का। ओके, तो इंडियन होटल में एक बाई साइड का ट्रेड आप लेकर चले, कविता जी की राय है। मानस आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? हर्षदा जी, तो देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी करने की राय रहेगी। करीब 10-12 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 1529 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1620 के टारगेट सेट करने हैं। अगर चाहे तो 1560 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 33 रुपए के आसपास। ये 1560 का कॉल ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, उसमें 19 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और इस ऑप्शन में 65 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। जी क्या इंटरेस्टिंग बाय ट्रेड्स हैं अनुज। एक मैक्स हेल्थ केयर और एक यूएसएल, 2 बाय कॉल हैं इस पूरे बाजार में। इंडियन होटल्स भी आगे है, बढ़ते हैं अमरदीप हैं। इंडियन होटल्स भी है। अच्छा, इंडियन होटल्स भी है। ओके ओके, मुझे लगा उसके बाद सारी सेल कॉल। नहीं ठीक है, हाँ 876 पे बाय कॉल इंडियन होटल्स पे भी है। ओके, ये कविता जी का ट्रेड था। अमर जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अमर जी, एग्जैक्टली आप इस बाजार में क्या अप्रोच रख रहे हैं और आपका बाय कॉल क्या रहेगा इस वक्त का? देखिए मार्केट्स में मैं पहले सुन रहा था अनुज जी को, तो सही कह रहे थे कि इंडेक्स पे यदि ध्यान देते हैं तो वहाँ दिक्कत है, क्योंकि इंडेक्स काफ़ी वोलेटाइल दिख रहा है, लेकिन इस मार्केट में भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। तो जैसे फॉर एग्जांपल पीएसयू बैंक्स में भी अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, प्लस लॉजिस्टिक्स में भी डिलीवरी लिमिटेड जो कंपनी है उसमें भी एक 1 से 2 महीने के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए एक इन्वेस्ट किया जा सकता है। क्योंकि यदि मैं देखूँ तो फ्रॉम अ कंपनी पर्सपेक्टिव जो है वो इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है और करंट लेवल्स पे 390 के आसपास भी बाइंग की जा सकती है, या करेक्शन होती है टुवर्ड्स 380 385 के लेवल्स तक बाइंग की जा सकती है फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 445, और स्टॉप लॉस जो है वो 353 का रखा जा सकता है। तो इसमें
फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से भी ओवरऑल कंपनी की जो है वो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी सही दिख रही है और टेक्निकली भी एक लेवल ब्रेकआउट इसमें रहा है। ओके चलिए अब एक बार आईटीसी की बात करते हैं क्योंकि ये हालांकि नोन था लेकिन एक डेट की एक मार्केट जो वेट कर रहा था वो डेट डिमर्जर डेट की जो रिकॉर्ड डेट आई वो 1 जनवरी 2025 की, वो जो होटल्स बिजनेस जो बहुत ख़राब डीमर्जर हुआ था जिसको मार्केट ने बिल्कुल पसंद नहीं किया था, लेकिन खैर एनीवे अब उसकी डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट 1 जनवरी 2025 रहेगी। तो अब देखते हैं ये स्टॉक यहाँ से और आगे कहाँ तक जाएगा। अमर जी गुड आफ्टरनून, आईटीसी पर क्या व्यू रहेगा? देखिए आईटीसी में ये जरूर है कि जो इसकी मेजर रैली होनी थी वो तो हो गई है, तो फिलहाल ये एक कंसोलिडेशन में चल रहा है और आई थिंक इसमें जो ट्रिगर्स हैं मार्केट्स ने काफी हद तक वो सब डिस्काउंट कर दिया है और आने वाले समय में अभी बजट भी आना है तो उसमें किस तरह से कुछ डिसीजंस लिए जा सकते हैं ऑन सेम टैक्स और सम अदर एस्पेक्ट्स। तो मैं ये मानता हूँ कि आईटीसी में फिलहाल एक कंसोलिडेशन ही देखने को मिलेगा और ये एक रेंज में ट्रेड करने के लिए अच्छा स्टॉक रहेगा बिटवीन 450 एंड 500 ऑन द अपसाइड। ये एक रेंज ट्रेड है, फिलहाल इसमें कोई ट्रेंड नहीं है। अच्छा एक बार एक काम करते हैं, एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं हर्षदा, और अब इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं जो मुझे लग रहा है कि मार्केट के लिए वापस थोड़ा सरदर्द बनने वाला है, वो है रिलायंस। क्योंकि ठीक है एचडीएफसी बैंक ऑब्वियसली उसका वेट सबसे ज़्यादा है तो इसके लिए उसका एक इम्पैक्ट है आपका स्क्रीन पर। एचडीएफसी बैंक इतना गिरा नहीं है जितना रिलायंस गिरा है, लेकिन रिलायंस का चार्ट देखिए आप ज़रा स्क्रीन पर, और ये रिलायंस का आज का चार्ट है 2% नीचे। और एक बार रिलायंस का 3 महीने का चार्ट देखते हैं, क्योंकि आई थिंक जब मार्केट में सबसे बड़ी गिरावट आई थी और जो सितंबर के बाद गिरावट आई थी उसको सबसे ज़्यादा रिलायंस ने लीड किया था। ये स्टॉक कहाँ से गिरना शुरू हुआ और नीचे आया 1220-1222 तक। उसके बाद एक रैली बनी यहाँ पर, करीब 100 रुपये की रैली बनी, और अब वो रैली पूरी की पूरी फिजल आउट होने का रिस्क, इनफैक्ट जो नवंबर के लोस थे उसके अब हम काफ़ी करीब, 1217 का वो लो था, उसके अब हम काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। तो ये एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर मार्केट के लिए यहाँ पर ओपन हो रहा है, और क्योंकि ये मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक है ऑब्वियसली, और इसका इम्पैक्ट निफ्टी पर ज़्यादा होता है, बैंक निफ्टी में तो है ही नहीं है, निफ्टी पर इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। रचना जी रिलायंस का चार्ट देखिए, क्या वापस ये स्टॉक अब बेयर्स को लीड करेगा? जी, रिलायंस का जो करंट लेवल है 1250 के आसपास का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। वीकली चार्ट्स में अगर आप देखेंगे तो ये 200 पीरियड एवरेज पे है, तो अगर ये 1250 से 1200 के बीच में अगर कहीं संभल गया तो देन एवरीथिंग शुड बी फाइन, और उसके चांसेस भी रहेंगे क्योंकि वीकली चार्ट की 200 पीरियड तोड़ना इतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो टूटेगी और उसके नीचे सस्टेन करेगा देन इट विल अगेन स्टार्ट लीडिंग द फॉल इन द ओवरऑल मार्केट। तो 1200 और 1250 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मुझे उम्मीद है कि शायद वो होल्ड कर जाएगा। देखिए ध्यान रखिए, ये डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर प्ले हो रहा है, लेकिन क्योंकि मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक है इसके लिए इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। और आई थिंक वीरू ने तो ऑलरेडी टीम में डाल दिया होगा कल की रेड में। हाँ वीरू। अनुज नहीं, अनुज सिंस ये हमारे ग्रुप की कंपनी है और तो स्वामित्व प्रबंधन इन्हीं के पास है, तो मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन हाँ अनुज, मैं एक इसके चार्ट को रीड कर रहा था अनुज, जिस पर आपकी टिप्पणी भी चाहूँगा। मेरे ख्याल से रिलायंस को अगर आप जाके रीड करें, आई मीन सिर्फ टेक्निकली बात करें, तो शायद 2009 से लेकर 2016 जब जियो लॉन्च हुआ था ये एक रेंज में रहा था। उस वक्त स्टॉक चला नहीं था, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट इन टर्म्स ऑफ प्राइस डैमेज अनुज, ये ऑलमोस्ट कोविड का जो प्राइस डैमेज था ना उसका 80% प्राइस डैमेज हो चुका है। उस वक्त रिलायंस गया था 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, हम ऑलमोस्ट आज 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। ये एग्जैक्टली है क्या? कुछ तो गड़बड़ है है अनुज। बिल्कुल, आई थिंक मार्केट को कुछ तो यहाँ पे लग रहा है कि या तो ट्रिगर्स मिसिंग हैं वीरू, या कुछ भी। जैसा आपने बोला बियॉन्ड अ पॉइंट ज़्यादा इस पर एडिटोरियल नहीं दे सकते, लेकिन इतना ओवरसोल्ड 200 डे मूविंग एवरेज के 200 रुपये नीचे, 52 वीक लो से अब सिर्फ 2% दूर, अपने हाई से अब ये स्टॉक करीब करीब 23-24% गिर चुका है। थिंग्स आर नॉट एडिंग अप, मतलब लेकिन जो भी है स्क्रीन पर तो आपको दिखाई रहा है कि वीकनेस है, और इसकी वजह से काफ़ी प्रेशर मार्केट के ऊपर है डेफिनेटली वीरू। जय मानस, आपका एक न्यूट्रल व्यू चाहेंगे हम इस पे, और बिल्कुल न्यूट्रल व्यू दीजिएगा, क्योंकि रिलायंस माइट भी बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में होगा जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। सबके मन में कहीं ना कहीं एक
एवरेज आउट की मंशा भी होगी। बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, बताइएगा कि कहाँ तक की गिरावट आपको लग रही है वीकली को देखने के बाद, मंथली को देखने के बाद, जो रिलायंस अभी दिखा सकता है, और जो पॉसिबली जोन जहाँ पे आपको एक बॉटम फिशिंग के थॉट्स आपके जहन में आएंगे, वो क्या होगा मानस? देखिए, मेरा समझना है कि शायद 1195 के लेवल्स रिलायंस टेस्ट कर सकता है, जहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज आता है। क्योंकि देखिए, एक अटेम्प्ट हुआ था करीब 2 हफ्ते पहले, जब स्टॉक ने रिकवरी दिखाई, लेकिन वो 100 वीक मूविंग एवरेज से ऊपर नहीं निकला, और वहीं पर रेजिस्टेंस होने के बाद वापस लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना शुरू हुए हैं। आई थिंक वहां तक का 1195 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। और देखिए, पॉइंट भी वो काफी सही है, वहां पर आप फिर से एक बार सोच सकते हैं एक्युमुलेट करने के लिए, लेकिन वहां पर भी आपको एक पैटर्न का कोई रिवर्सल पैटर्न दिखे तभी खरीदारी करने की राय रहेगी, उससे पहले खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। और या तो 100 वीक मूविंग एवरेज जो कि 1325 है, उसके ऊपर रिलायंस निकले तब खरीदारी करें। अमर, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हमने देखा था कि O2C बिजनेस, इनका जो कोर बिजनेस है, वहां पर थोड़ा थोड़ा करके प्रेशर था। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि वो जो बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होनी थी, कंपनी शायद अपना खुद का टाइम ले और इतनी जल्द आने नहीं वाला है। क्या ये तमाम चीजें जो होल्ड बैक कर रही हैं स्टॉक को, या फिर आप कुछ और पढ़ रहे हैं फंडामेंटली? देखिए, ओवरऑल रिलायंस में ये जरूर रहा है कि रिलायंस ने टाइम टू टाइम जो है वो वैल्यू अनलॉकिंग की है, चाहे वो जियो फाइनेंस हो या फिर उनके जो टेलीकॉम स्पेस हो, तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें हैं। लेकिन अभी फिलहाल मार्केट्स को ये लग रहा है कि अभी नियर फ्यूचर में देयर माइट नॉट बी टू मच ऑफ वैल्यू अनलॉकिंग, और कहीं ना कहीं वो जो ग्रोथ की भी जो स्टोरी है वो एक टेपिड ग्रोथ की तरफ वो दिख रही है। तो आई थिंक इन कारणों से जो है वो सेलिंग प्रेशर हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और जो मैं पहले पैनलिस्ट को और उनको सुन रहा था, तो उन्होंने सही कहा कि स्ट्रक्चर जो है लॉन्ग टर्म चार्ट्स का भी वो काफी नेगेटिव हो गया है। तो 1200 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव भी है। और फंडामेंटल फैक्टर्स या फंडामेंटल ट्रिगर्स की भी बात करूं तो दे आर ऑल्सो नॉट दैट मच सपोर्टिव कि रिलायंस में हमें कोई पुल बैक शॉर्ट टर्म में देखने को मिले। फंडामेंटल्स भी इतने खास सपोर्टिव नहीं है और स्थिति थोड़ी सी नरम पड़ती हुई। मारुति सुजुकी कह रहा है कि कैलेंडर ईयर में 20 लाख यूनिट्स गाड़ियों का प्रोडक्शन किया है। तो एक यूजुअल जो अपडेट आता है वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, तो 20 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन। अब इसमें अगर वो ब्रेकअप देते हैं कि किस तरह की गाड़ियाँ थी, इसमें कितनी वो SUV मार्केट वाली गाड़ियाँ जहाँ पर कंपनी बेसिकली अपना थोड़ा सा शेयर जो है बढ़ाना चाह रही थी, तब शायद बात बनेगी। स्टॉक आपके सामने 1.5% नीचे इस समय। लेकिन मार्केट की बात करें, पिछले 10-15 मिनटों में बिकवाली का सिलसिला दरअसल और बढ़ गया है और 24,340 के आसपास इस समय हम कारोबार कर रहे हैं निफ्टी पर, और निफ्टी बैंक भी 765 पॉइंट नीचे है। लेकिन उम्मीद है कि आज आखिरी घंटे में शायद रिकवरी आ सकती है। दरअसल पिछले हफ्ते 4 बड़े IPOs में बड़ा सारा पैसा ब्लॉक हुआ और वो शायद आज थोड़ा सा रिफंड होता हुआ दिखाई देगा, और उम्मीद है कि उससे शायद फ्लोज बढ़ सकते हैं। यतिन हमारे साथ है वो तमाम डिटेल्स के साथ। यतिन, हम यही कहेंगे कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, और ये उम्मीद के साथ ही ये लिंक जो है वो प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब भी बड़े IPOs आते हैं बाज़ार में, या IPOs ऐसे आते हैं जहाँ एक बड़ा QIB का सब्सक्रिप्शन आता है, कहीं ना कहीं मार्केट पे आपको एक कंसोलिडेशन दिखाई पड़ता है, क्योंकि फंड्स जो म्यूचुअल फंड्स के पास होते हैं वो आज़बा ब्लॉक इन के तहत कहीं ना कहीं वो IPO में जो एप्लीकेशन करते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन करते हैं, उसके हिसाब से ब्लॉक्ड रहते हैं। तो अगर बाज़ार गिरता है तो कहीं ना कहीं ये IPO के जो फंड्स हैं, जो आज़बा अनलॉक हो जाता है या रिफंड शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये डिप्लॉयमेंट शुरू कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स। अगर हम IPOs की बात करें तो 4 बड़े IPOs पिछले हफ्ते जो है बंद हुए, जिसमें विशाल मेगा मार्ट में लगभग 85 टाइम्स जो है QIB पोर्शन का सब्सक्रिप्शन हुआ, और मोबीक्विक की बात करें तो लगभग 126 टाइम आपको QIB पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया। और दूसरे कई ऐसे IPOs थे जहां इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी काफ़ी ज़बरदस्त थी। अगर हम वैल्यू की बात करें तो विशाल मेगा मार्ट में ही लगभग 1,36,000 करोड़ रुपए के आसपास की डिमांड QIB पोर्शन से आपको आती हुई दिखी। इसके अलावा इन्वेंचरस में 60,000 करोड़ और मोबीक्विक और साई लाइफ में कुल मिला के लगभग 40,000 करोड़ जितने फंड्स जो हैं QIB की तरफ से अप्लाई हुए। क्योंकि आज से वो रिफंड प्रक्रिया, आज से वो आज़बा अनब्लॉकिंग होगी QIBs के लिए, तो कहीं ना कहीं ये फंड्स जो हैं QIBs के पास अवेलेबल रहेंगे, चाहे वो FII हो, चाहे वो DII हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, किसी भी प्रकार की QIB हो,
उनके पास अब 2,35,000 करोड़ रुपए के आसपास के रिफंड प्रोसेसेस शुरू हो गए हैं, जो शायद अब बाजार में एक पोर्शन डिप्लॉय होने को आ सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि सारा का सारा पैसा आ जाएगा या इसमें से बहुत बड़ा पैसा आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स के पास और QIBs के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि पिछले 2 दिनों से जो बाजार में गिरावट हो रही है और शायद उनके पास फंड्स ना हो, अवेलेबिलिटी ना हो, तो ये आसबा के रिफंड के थ्रू शायद वो एक पोर्शन आपको सेकेंड हाफ में बाजार में उतरते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बिल्कुल, लेट्स होप कि कुछ रिकवरी देखने को मिले मार्केट में। ये ट्रिगर हो सकता है मार्केट के लिए, लेकिन यतिन बहुत बहुत शुक्रिया। 346 पॉइंट नीचे अभी के लिए निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर करीब करीब 825 पॉइंट नीचे, मतलब हम आ गए हैं एकदम डे लो पर इस समय मार्केट। एक बार हमने रिलायंस की बात की थी, रिलायंस डे लो पर है। उसके अलावा अब बात करते हैं HDFC बैंक की, क्योंकि वो भी डे लो पर आया, 1835 पर हजता, और HDFC बैंक ने एक्चुअली काफ़ी खींच दिया नीचे, काफ़ी नीचे खींच दिया, और 20 डे मार्क के काफ़ी करीब आ गया HDFC बैंक। हालांकि अभी भी स्ट्रांग है ये स्टॉक, लेकिन अगेन दिक्कत पता है क्या है, ये जब एल्गोस फायर होते हैं तो यही सब स्टॉक टारगेट होते हैं, HDFC बैंक, कोटक, ICICI बैंक, रिलायंस। और आज के और जो फ्राइडे का ट्रेड था उसमें एक फ़र्क ये रहा, आज आई थिंक बहुत लोगों ने अज्यूम किया कि फ्राइडे जैसी रिकवरी आएगी मार्केट में। 10:30 बजे के बाद वो जो आपको पहली एक बार निफ्टी में जो रिकवरी आती हुई दिखाई दी थी ना, एकदम ऐसा लगा था कि पैटर्न जो है 10:30 बजे तक वैसा ही बन रहा था। बहुत लोगों ने सोचा कि अब ये वही रिपीट होगा, बहुत लोगों ने यहाँ पर लोडअप कर लिया और वहाँ से मार्केट गिर गया। तो ये अब देखिए आप, मेरे ख्याल से 24,313, 24,180 कोई बहुत ज़्यादा दूर बचा नहीं है वो जो फ्राइडे का लो था। अभी भी मैं ये कहूँगा, लेकिन ये मार्केट रेंज में बस ये है कि कहना आसान है, जो ट्रेड कर रहा है इस रेंज को उनसे पूछिए कि किस तरीके से ट्रेड किया होगा। एग्जैक्टली, हमारे लिए आसान है क्योंकि हम तो देखिए, हमको तो रोज़ आकर कमेंट्री करनी है मार्केट के ऊपर, हम कोई ना कोई नया लेवल ढूंढ लेंगे, है ना, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। जो ट्रेड कर रहा है उस दिक्कत उसको आ रही है, और मेरी सिंपैथी है, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मेरी सिंपैथी है जो लोग इस मार्केट में, इतनी ट्रेचरस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ दूसरी तरफ बड़े बड़े महारथी मशीन लेके बैठे हैं अपनी, उनके सामने आप नहीं टिक पाएंगे। इस तरीके के मूव्स आते रहेंगे मार्केट में, ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। अनुज, फ्राइडे को आपको याद होगा जब हम बात कर रहे थे इंडेक्स की, तो निफ्टी बैंक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा था। आई डोंट थिंक हमने एंटिसिपेट किया होगा कि 2 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी बैंक 800 पॉइंट गवा देगा। बिल्कुल, ये अगेन क्योंकि कोई पैटर्न नहीं है ना मार्केट में, या तो पैटर्न हो, मार्केट किसी पैटर्न को रिस्पेक्ट कर रहा हो। ये जब एल्गोस चलते हैं तो कोई पैटर्न रिस्पेक्ट नहीं है। देखिए, मतलब कैंडल्स की मौकरी बन चुकी है, मतलब ये समय बिल्कुल मार्केट में। इट्स रैंडम आर्ट वर्क चल रहा है आपकी स्क्रीन पर इन चार्ट्स के जरिए। कविता जी, जब आप निफ्टी बैंक को देखती हैं, बताइए अगला लेवल ऑफ सपोर्ट क्या दिख रहा है? क्या ये और बिखर सकता है? क्योंकि आज बात करते करते ये पहले 300, 400, फिर 600, अब 800 पॉइंट नीचे आ गया। या सो बेसिकली निफ्टी बैंक एक दिन पहले तक अगर हम देखें तो काफी अच्छा HDFC बैंक और ICICI बैंक के मूव्स अच्छे दिख रहे थे, बट वहीं से हम देख रहे हैं काफी बिकवाली दिखी है। अभी नेक्स्ट सपोर्ट अगर आप देखेंगे भी तो 53,000 पर हम देख रहे हैं कुछ कॉल राइटर और पुट राइटर कोशिश कर रहे हैं कुछ बैलेंस आउट करने की, लेकिन लेवल्स देना यहाँ मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ वर्कआउट करेगा। इमीडिएट अगर सपोर्ट कहीं आ रहा है तो वो 52,350 के लेवल के आसपास दिखता है, उन लेवल्स तक हम इसे देख सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा साइडवेज रहे, बैंक निफ्टी से दूर रहें और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर ही काम करें। ओके, निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे 52,770 पे डीलो पर आके ट्रेड करता हुआ। एक दो ट्रेड्स और ले लेते हैं, मतलब बात कर लेते हैं और एग्जैक्टली ट्रेड्स, उसके बाद हम चलेंगे फर्टिलाइजर शेयर पे। लेकिन मानस जरा एक बार देखिएगा बर्जर पेंट्स को, और प्लीज़ ब्रेंट की ट्रैजेक्टरी भी रखिएगा। बर्जर पेंट्स 764.90 यानी 25 नवंबर को जहां से पुलबैक आया था उसी ट्रैजेक्टरी को अब वायलेट करने की तैयारी करता हुआ। मानस, बर्जर पेंट्स पे आपका टेक, बाजार के किसी पुलबैक में भी, मतलब 23,800 का, 23,200 का, निफ्टी कहाँ 25,000, 24,800 की ट्रैजेक्टरी में गया, बट कोई पुलबैक नहीं यहाँ पर। आपका टेक अब 465 पे क्या है यहाँ पर? तो देखिए, बीच में एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिला, लेकिन वो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी नहीं निकल पाया, और अब जब गिरावट देखने को मिल रही है तो स्टॉक बिल्कुल तैयार है पिछले स्विंग लो को ब्रेक करने के लिए, जो कि 463 है। मेरे ख्याल से पैटर्न को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद 463 के लेवल्स ब्रीच करके 440 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा।
तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो शॉर्ट साइड पे होगा, 471 के स्टॉप लॉस से एक सेल कॉल लेना चाहिए, जहां आप अपने टारगेट 440 के आसपास रख सकते हैं, या तो आप पुट ऑप्शन में भी एक ट्रेड ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजर शेयरों में आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, इसमें क्या कारण है? थोड़े टेक्निकल टर्म्स भी इन्वॉल्व हैं, ये सब समझते हैं यतिन के साथ एक बार फिर से। यतिन बताइए, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और न्यूज़ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि डायमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी के दाम जो हैं 4 साल के एक बड़े अंतराल के बाद बढ़ सकते हैं। 12 से 15% तक का डीएपी में प्राइस हाइक लिया जा सकता है इफेक्टिव 1 जनवरी 2025। और कहीं ना कहीं जो 1350 रुपये में एक बोरी आपको डीएपी मिलता है वो अब लगभग 1550-1600 तक का बिकता हुआ आपको नज़र पड़ सकता है। रशिया यूक्रेन के जो लड़ाई झगड़े में हमने देखा था ग्लोबल फर्टिलाइज़र चेन जो है डिस्टर्ब हुई थी, उसके बाद गैस और अन्य रॉ मटेरियल की लागत बढ़ने के कारण भी आप प्रेशर देख रहे हैं फर्टिलाइज़र कंपनियों की मार्जिन्स पे, और सब्सिडी आउटगो भी सरकार का ज़्यादा हो चला है। तो कहीं ना कहीं अब प्राइस हाइक की उम्मीद है, और कहीं ना कहीं अगर 1 जनवरी से ये आपको इफेक्टिव होता दिखाई देगा तो ये कंपनीज़ की वर्किंग कैपिटल और कहीं ना कहीं मार्जिन्स को सुधारता हुआ दिखेगा। और इसी के चलते आरसीएफ, एनएफएल और फैक्ट जैसी कंपनियों में आप आज के सत्र में शानदार तेज़ी देख रहे हैं। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम इन काउंटर्स में क्लियरली बना है, इस उम्मीद में कि डीएपी के प्राइसेस में आगे बढ़त देखने को मिलेगी। अमर, क्या ट्रैक करते हैं सेक्टर को आप क्लोजली, क्योंकि काफ़ी समय बाद आई थिंक इस तरह के प्राइस हाइक की गुंजाइश बन रही है? तो देखिए, जिस तरह से अभी जो हम लोगों ने फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक रैली देखी है, तो कहीं ना कहीं उसका जो ये भी बात समझनी होगी कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसमें भी इंक्रीज हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ये प्राइस हाइक की जा रही है। और इंडिया करीब हम लोग 50% जो है डीएपी रिक्वायरमेंट्स जो है वो इंपोर्ट करते हैं, विच इज रफली अराउंड 11 मिलियन टन्स। तो कहीं ना कहीं उसको कॉम्पनसेट करने के लिए इसका एक इफेक्ट हमें फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी देखने को मिल रहा है। ओके, बिल्कुल। रचना जी, कोई फर्टिलाइजर स्टॉक आपके रेडार पर? जी, मैं वही सारे स्टॉक्स चेक कर रही थी। हालांकि कोरोमंडल में आज भले ही गिव अप कर दिया हो, लेकिन अगर थोड़ा लंबे नजरिए से देखा जाए तो कोरोमंडल का चार्ट स्ट्रक्चर बेसिकली अच्छा है, और ये जब तक 1750 के ऊपर बना रहेगा तब तक ये अच्छा बना रहेगा। तो यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए तो वही इंट्राडे ट्रेड्स मिलेंगे और खत्म हो जाएंगे बस। से शॉर्ट टर्म वाले ट्रेड्स बनते हुए दिखाई देंगे। कल वैसे भी कोरोमंडल इंटरनेशनल की हम बात कर रहे थे, श्रेया आपको बता रही थी कि किस तरह का आउटलुक कंपनी ने दिया है, और डीएपी बेस्ड प्रोडक्ट्स में एक इजाफा क्लियरली कंपनी लाएगी, तो लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के लिए शायद एक आउटलुक पॉजिटिव बन सकता है। लेकिन देखना होगा कि प्राइस वाइज ये कंपनी कितना बढ़ा पाती, कितना पास ऑन कर सकती है दाम। चलिए, अब कंस्ट्रिंग मार्केट में बिकवाली का सिलसिला बना हुआ है। इस दबाव में क्या एक अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म में मार्केट में है या नहीं, उसकी बात करेंगे। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस इन दिनों रिटायरमेंट से जुड़े कई सारे प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रहा है, और कंपनी ने इसके लिए खास कैंपेन भी शुरू किया है कि रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स के साथ आप बीमा इंडस्ट्री के आउटलुक पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कमलेश राव है। कमलेश जी, स्वागत है आपका। गिवन द सर्कमस्टेंसेस, शॉर्ट टर्म में मार्केट में तो पैसा बन नहीं रहा है, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करें, क्या इस तरह की अपॉर्चुनिटीज एक अच्छा मौका होती है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स, एसेट्स खरीदने की? देखिए, आज जो हम बात कर रहे हैं वो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स की बाय करने की है, एंड आई थिंक फॉर रिटायरमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा सा प्लान जल्दी करना शुरू करें। गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं इस प्रोडक्ट में, तो अगर आप 40-45 ईयर्स के हैं और आपको अगर प्लान करनी है कि 60 ईयर्स के बाद व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू विल लीड, तो आई थिंक इंश्योरेंस में इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इंश्योरेंस एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अब तय किया जाएगा कि जो इन्वेस्टमेंट आप आज कर रहे हैं वो 20 साल के बाद भी फॉर अनदर 20 और 30 इयर्स विल गिव यू अ फिक्स्ड गारंटीड रिटर्न। सो आई थिंक रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए और जल्दी करनी चाहिए। कितनी जल्दी? कमलेश जी, गुड आफ्टरनून। क्योंकि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था करीब 21 साल पहले, तब मैं सोचता था कि इतनी क्या जल्दी है, अब कर लेंगे। अब आज लगता है कि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, करनी चाहिए थी। तो कब मतलब स्टार्ट करनी चाहिए फिर ये प्लानिंग? देखिए, प्रॉब्लम सबकी होती है। मैं सबको कहता हूं कि जब 30 से 40 के दौरान हम लोग
होम लोन ईएमआईज और कार लोन ईएमआईज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, 40 के बाद बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं, सडनली यू कम टू 50 एंड यू रियलाइज के हमने हमारे लिए कुछ खास प्लान नहीं किया, बिकॉज मोर्टेलिटी इज बिकमिंग बेटर, पीपल आर गोइंग टू लिव लॉन्गर। जो आप 45 साल में जो आपकी अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग है जिस कंट्री में 4 या 5% की इन्फ्लेशन होती है, जब आप 60 हो जाएंगे तो आपको उसका 1.5 गुना या 2 गुना लगेगा टू लिव द सेम काइंड ऑफ लाइफस्टाइल एज यू आर लीडिंग एट 45। तो इसलिए मेरे हिसाब से 40-45 इज द स्वीट स्पॉट। अगर आप तभी प्लान कर सकते हैं, आपके पास 10-12 साल होंगे उस इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि बचपन में हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया गया था एंड पीपल अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो अगर आप 10 या 12 साल 45, 47, 48 के टाइम अगर सेव कर सकते हैं तो आई थिंक यू कैन रियली प्लान फॉर अ वेरी हेल्दी, हैप्पी एंड कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ। इसी की कैंपेन हम कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा प्रोडक्ट्स बेचने के बजाय वी आर टॉकिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। वी आर आस्किंग पीपल एट 45 कि आप बूढ़े होके क्या बनोगे। बच्चे पूछ रहे हैं, जैसे हम बच्चों को परेशान करते हैं कि आप बड़े होके क्या बनोगे, वी फ्लिप्ड इट अराउंड टू आस्क 15-year-old guys are asking their parents कि आप बूढ़े होके क्या बनोगे। एंड दैट्स द होल प्लान टू से कि 45-48 के टाइम पे सोचना शुरू कीजिए। आपको 60 और 80 के बीच में एक बहुत खुशहाल जिंदगी जीनी है, जहाँ पे हेल्थ के कॉस्ट ऊपर होंगे, इन्फ्लेशन की वजह से आपकी करंट कॉस्ट 1.5 to 2 times डबल हो जाएगी, एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर इंश्योरेंस एट दैट पॉइंट। 40 to 45 है स्वीट स्पॉट। वीरू आप सुन रहे हैं ना, क्योंकि देखिए मैं तो अगले महीने 45 हिट कर दूंगा। आपके पास, हर्षिता के पास अभी भी फिर भी थोड़ा सा टाइम, और मुझसे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बचा है फिर भी। बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ रज। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था कि अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए कि एक तो ये बात है कि अब क्या वाकई रियली लोग 60 तक काम काज करेंगे? मतलब मैं पूछना चाह रहा था कि 45 से लेकर 50 to 55 के बीच तक की इन्वेस्टमेंट से क्या आप 55 पे रिटायरमेंट ले सकते हैं? और इस उद्देश्य से आपको आज के टेक होम का अप्रॉक्सीमेटली कितना इन्वेस्ट करना चाहिए पेंशन के लिए? देखिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं हमारे जनरेशन के, मेरा बेटा सोचता है कि ही वांट्स टू रिटायर एट 45 ओनली, बट आई थिंक आई विश हिम वेल। बट अगर आपको 50-55 में अगर आपको रिटायर होना है, अगर आपको 45 से स्टार्ट करना है, अगर आपको 10 साल का अगर पीरियड मिलता है, तो टिपिकली अबाउट 10 to 15% ऑफ योर सेविंग्स ऑफ योर इनकम राइट नाउ, इफ यू आर एबल टू एलोकेट 10 से 15% अगर आप उसको एलोकेट कर सकते हैं टुवर्ड्स प्रीमियम फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years टाइम फ्रेम, जब तक आप 60 के हो जाएंगे, जब से आपका एन्युटी शुरू होना चालू होगा, you will be able to make up what your current income that you are earning at that point of time. So that is the rough math. 10 से 15% of your income you'll have to save in premiums to be able to get that. ओके अच्छा सर, मान लीजिए कि मैं जस्ट पूछ रहा हूँ जनरल परसेप्शन में कि जो इन्वेस्टमेंट्स हमने 25-30 साल की उम्र में की थी, मान लीजिए अब उनका फाइनली अगर आप देखें वो मैच्योर हो रही हैं 45 की उम्र में, 50 की उम्र में, एक मुश्त अमाउंट से आप अपने रिटायरमेंट को कैसे प्लान करें? वो उसका जरिया बेटर क्या है? देखिए, मैं लोगों को हमेशा कहता हूं कि आप वेल्थ भी क्रिएट करते हैं थ्रू द प्रोसेस, तो वेल्थ भी आपको रिटायरमेंट प्लानिंग में काम आती है। जैसे लोग एनपीएस में पैसा जमा करते हैं, उनको लमसम एक पैसा मिल जाता है, उस लमसम को भी आप एन्यूटाइज कर सकते हैं। जब आपको मिलता है एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी, उसका एक पोर्शन आप एन्यूटाइज कर सकते हैं। बट मेरा एडवाइस हमेशा लोगों से रहा है कि वेल्थ को टारगेट मत कीजिए फॉर रिटायरमेंट, बिकॉज वेल्थ है जो आप कैपिटल मार्केट के थ्रू अर्न कर सकते हैं, स्टॉक्स के थ्रू कर सकते हैं, एसआईपी के थ्रू अर्न कर सकते हैं। बट 20 साल की जो आपकी पीरियड है बिटवीन 60 and 80, उसमें वेल्थ ऊपर या नीचे हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इनकम पे फोकस कीजिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इंश्योरेंस माध्यम है, आप डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, एसआईपी से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कर सकते हैं, बट इनकम पे फोकस कीजिए, बिकॉज इनकम इज व्हाट यू नीड बिटवीन 60 and 80, एंड वेल्थ इफ यू हैव पैरेलली इट कैन बी अ ग्रेट क्वेश्चन। बट आपके जो वेल्थ आप क्रिएट करते हैं उसमें से कुछ पोर्शन ऐसे एसेट क्लास में डालिए विच विल मेक श्योर दैट यू विल क्रिएट अ स्ट्रीम ऑफ इनकम बिटवीन 60 and 80. दिस इज बीन द एडवाइस टू पीपल दैट वी हैव बीन गिविंग। ओके कमलेश जी, ये क्लिप मैं अपने सीईओ को भेज देता हूँ ताकि थोड़ा सा हमारी इनकम पे ध्यान दिया जाए। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब आगे बढ़ते हैं
और श्रेया के पास खैर अभी ये दिक्कत नहीं है रिटायरमेंट प्लानिंग की। श्रेया जुड़ी है हमारे साथ, क्वेस्ट कॉप पर बात करेंगे। 8% की रैली आई है, तो एंटी क्या कह रही है स्टॉक पर, पहले ये जान लेते हैं। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल 8% की रैली, एक वक्त था 9% तक आज इंटरडे में उछल गया था। एंटीक ने इस पर रिपोर्ट जारी की है और बाई की रेटिंग दी है, साथ ही टारगेट प्राइस 1000 का दिया है। करंट मार्केट प्राइस से 40% का अपसाइड पोटेंशियल पर्टिकुलर काउंटर में एंटीक को दिख रहा है। देखिए, क्वेस्ट कॉर्प देश की सबसे बड़ी स्टाफिंग कंपनी है, साथ ही दुनिया में बात करें तो ये 46 नंबर पर आती है। कंपनी फैसिलिटी मैनेजमेंट, आईटी सर्विस के अलावा स्टाफिंग भी प्रोवाइड करती है। साथ ही रेवेन्यू की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2024 से 27 के बीच में रेवेन्यू में 12 से 14% की सालाना ग्रोथ संभव है। इसके अलावा अच्छे हायरिंग ट्रेड से कंपनी को अच्छा खासा फायदा होता हुआ दिखेगा। साथ ही कंपनी की जो आउटलुक है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है फर्म को, इसीलिए बाय रेटिंग की कॉल। बाय रेटिंग आती हुई क्वेस्ट कॉप पर। स्टॉक आज अच्छा चल गया, सोनी क्या फॉलो ऑन मिलेगा इसमें? हर्षिता जी, यहाँ पे आज स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है कैश में भी, और यहाँ पे हम वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे देख सकते हैं, बट क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि क्लोजिंग यहाँ पे 720 को होल्ड करना चाहिए। मूविंग एवरेजेस यहाँ पे डिफेंड होंगे। अगर 720 के ऊपर क्लोजिंग आती है, पोजिशनली टुवर्ड 765 780 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि पोजीशन होल्ड कर सकता है। 720 क्लोजिंग बेसिस के सपोर्ट स्टॉप लॉस के अनुसार यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। तो ये फिलहाल 720 का स्टॉप लॉस और होल्ड कीजिए, क्योंकि एक बहुत तगड़ा मोमेंटम देखने को मिला है और आज की रैली संकेत दे रही है कि स्टॉक आगे चलेगा। एक और स्टॉक जो आज 5% ऊपर है गिरते बाजार में, हम कुछ तेजी वाले स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, वो है पिरामल फार्मा। और यहाँ पर भी दरअसल कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि मोमेंटम देखने को मिलेगा। श्रेया बताइए, पिरामल पर क्या कह रहे हैं रिपोर्ट? जी बिल्कुल, जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट आई है पिरामल फार्मा के ऊपर और 5% ये स्टॉक आज के सत्र में तेज से गिरते बाजार में, जैसे कि आपने मेंशन किया। फर्म का मानना है कि पिरामल के मार्जिन, एबिटा, साथ ही रेवेन्यू, तीनों चीज़ों में ग्रोथ संभव है। रेवेन्यू की बात की जाए तो 2024-27 के बीच में रेवेन्यू 15% CAGR के दर से बढ़ सकता है। वहीं मार्जिन 15% से लेके 18% तक की बढ़ोतरी संभव है मार्जिन में। वहीं एबिटा की बात की जाए तो 23% से ज़्यादा की संभावनाएं एबिटा में नजर आ रही है। ये पर्टिकुलर काउंटर में इन तेजी की वजह की बात की जाए तो इसमें कैश जनरेशन अच्छा खासा हुआ है, जिससे डेट में नरमी आई है। तो ओवरऑल इस पूरे काउंटर पर एक अच्छा पॉजिटिव आउटलुक बनता नजर आया है। साथ ही कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स से अच्छे खासे, मतलब 38% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है। बिल्कुल, शुक्रिया श्रेया। तो ये पिरामल फार्मा। अमर जी, आपका कोई व्यू है क्या? ये CDMO स्टॉक्स पर काफ़ी समय से लोग बुलिश हैं, पिरामल फार्मा पर कोई व्यू? देखिए, पिरामल फार्मा पे मैं काफी समय से बुलिश हूँ, ऑलमोस्ट फ्रॉम 170-180 लेवल से। बिकॉज एक तो जैसा आपने सही कहा कि CDMO में जो स्टॉक्स में जिस तरह की रैली हमें देखने को मिली और जो बेनिफिट इंडियन फार्मा कंपनीज को मिल रही है और आने वाले समय में मिलेगी, वो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी पिरामल फार्मा के लिए भी है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि इस स्टॉक को फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, एज एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है। हालांकि इसमें काफी रैली, ऑलमोस्ट मोर देन 50-60% की रैली ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स में, फ्यू क्वार्टर्स में हो चुकी है। लेकिन इस स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ और करेक्शंस पे स्टॉक को ऐड किया जा सकता है। ओके, पिरामल फार्मा। इस बीच कोटक सिक्योरिटी से श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। अप्रोच मार्केट्स पे आपकी और आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, मुझे लगता है कि निफ्टी जो है वो अपने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुका है और 24,500 के लेवल्स को तोड़ना भी वैसे मुझे लगता है काफी मुश्किल था, लेकिन आज मार्केट ने उन लेवल्स को तोड़ा और उसके बाद जो हम लोगों ने लिक्विडेशन देखा है, यानी कि जो पुट राइटिंग हुई थी 24,500 में, उसका काफी बड़ा लिक्विडेशन हमने देखा और अभी मार्केट संभल नहीं रहा है। लेकिन समाव अगर आप पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड को देखेंगे तो 24,300 या 24,200 के रेंज में मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है और एक रिकवरी वाला ट्रेंड भी बनाया है। तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा इरिटेट कर रहा है, लेकिन इन लेवल्स के करीब मुझे लगता है कि कुछ कॉन्ट्रा बेट्स लेने चाहिए। और इन लेवल्स के अगर आसपास अगर आप कॉन्ट्रा बेट्स लेते हो तो जो फ्राइडे के लोज थे 24,180, उसे एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करें। हमें लगता है कि वापस से मार्केट एक बार 24,500 से लेकर 600 के लेवल्स रिविजिट कर सकता है।
स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो मुझे लगता है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स ने काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया था और इन्फोसिस ने काफी अच्छा एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन भी बनाया था। आज के भी दिन में अगर आप देखें तो उसमें रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है। तो करंट लेवल से इन्फोसिस को मुझे लगता है कि एज अ कॉन्ट्राबेट लॉन्ग कर लेना चाहिए 1975 1980 के रेंज में। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 1940 का और टारगेट्स नजर आते हैं मुझे वापस से 2020 से लेकर 2025 के। तो करंट लेवल से इन्फोसिस को लॉन्ग करने की राय रही। चलिए अब आपको बताते हैं चार का चौका का सीक्वेंस। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे हम सोनी पटनायक से। सोनी जी आ रहे हैं आपके पास, उसके बाद अर्चना जी आपके पास आएंगे एफएनओ सुपरस्टार के लिए। चार्ट का चमत्कार आज मानस के जिम्मे और अमर देव सिंह के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। सोनी जी आपकी ट्रेड। अनुज जी यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में कॉन्कर में 800 की पुट ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ। यहाँ पे 8 रुपए पे आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 4 रुपए का। पहला लक्ष्य है यहाँ पे 14 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 18 रुपए का। सो कॉन्कर में आज बहुत ही अच्छा एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। पुट ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट पे सारे पुट राइटर्स एग्जिट होते हुए नजर आ रहे हैं। कॉल में राइटर्स यहाँ पे काफी एग्रेसिव हो रहे हैं 810 और 800 की स्ट्राइक में भी। सो एक मुझे वीक यहाँ पे लग रहा है कि स्टॉक टुवर्ड्स 780 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है और यहाँ पे एक बार आप 800 की पुट ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 800 का पुट ऑप्शन लेने की सलाह यहाँ पर जो 7 रुपये 63 पैसे और 40 पैसे पर इस समय है। ये शॉर्ट साइड का ट्रेड जो सोनी कह रही हैं आप लेंगे। रचना जी बताइए एफएनओ सुपरस्टार। जी एफएनओ सुपरस्टार के लिए हम शॉर्ट करेंगे टाटा मोटर्स को। टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स पे हम ऐसे लगाएंगे 787 पे, 782.5 के करीब है ये और हमारा पहला टारगेट होगा 775 एंड देन 770। ओके, टाटा मोटर्स शॉर्ट कॉल 782 पे। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? चार का चमत्कार। देखिए वीक मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग चार्ज दिखता है बीएससी का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए तो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो बीएससी में खरीदारी करने की राय रहेगी। 5649 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये कैश लेवल्स है। तो 5649 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 5850 5850 तक के टारगेट आप सेट कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं अमर जी के पास। अमर जी आपका मिड कैप फंडा। मिड कैप फंडा में मैं लेमन ट्री होटल्स जो है उसे रेकमेंड करूंगा। ऑलरेडी एक अच्छी रैली हम लोगों ने देखी है, बट कंपनी जो है इज वेरी वेल प्लेस्ड इन दी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और इट्स द थर्ड लार्जेस्ट होटल चेन एंड लार्जेस्ट मिड प्राइस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो मैं ये मानता हूं कि इस सेक्टर की भी ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी और कंपनी की मैं ग्रोथ की बात करूं तो ऑलमोस्ट 50-60% ग्रोथ हमें देखने को मिला है सेल्स में लास्ट 3 years और आने वाले समय में 3 to 5 years में I would say take it a little longer, maybe 5 to 10 years में this can become a multi-bagger। तो लेमन ट्री होटल्स पे जरूर निवेशक ध्यान दे सकते हैं। करंटली ये 150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं, स्टॉक एसआईपी कर सकते हैं। इसमें एनीवेयर बिटवीन 40 to 50% अप्रिसिएशन कैन बी एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। ओके, तो लेमन ट्री में भी एक अपॉर्चुनिटी अच्छी 2% ऊपर है अकाउंट। सारे ट्रेड्स मैं आपके लिए रैप कर देती हूँ। पहला कॉनकॉर आया था, 800 का पुट लेने की सलाह सोनी ने दी। ये अब 8 रुपये 60 पैसे पर आ चुका है, लेकिन 14 और 18 आपका टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस आप 4 पर लगाएंगे। अगला ट्रेड एफएनओ सुपरस्टार रचना वैद कह रही हैं टाटा मोटर्स बेच के चले 775 770 के टारगेट के लिए 787 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं मानस को पसंद है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 5850 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का और 5649 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। और लेमन ट्री पर एक बाय साइड का ट्रेड इस समय दिया गया है अमर की तरफ से। इनका मानना है कि ये इनफैक्ट एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है अगले कुछ सालों में। तो ये काउंटर्स जहाँ पर एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन आपको एक चीज़ याद होगी, बाजार में बिकवाली का सिलसिला एक ट्रिगर पॉइंट था गोदरेज कंज्यूमर का ख़राब गाइडेंस, मिड क्वार्टर गाइडेंस जो इन्होंने पहली बार दिया है, उससे मूड बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन एफएमसीजी के लिए क्या कॉर्नर अब टर्न हो सकता है या फिर आने वाले दिनों में जैसे गोदरेज ने कहा बाकी कंपनियों के लिए भी दिक्कत वाली ही स्थिति उभर कर आएगी? इस पर कंचन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कंचन, क्या लग रहा है?
जी जो आगे का एफएमसीजी के लिए आउटलुक है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पे भी बना हुआ है। जो डिमांड में हमें स्लो डाउन देखने को मिला है ये कंटिन्यू रह सकता है। अब एंटीक ने एक रिपोर्ट निकाली है, उन्होंने कहा है कि एफएमसीजी में और भी आगे एक दबाव देखने को मिल सकता है। इस टाइम पे अगर हम कंपनीज के वैल्यूएशन देखें तो वो तो कहीं ना कहीं सुधरे हैं, लेकिन जो डिमांड है वो अपने वीकर साइड पे है, जिससे हमें नतीजों में यानी कि Q3 के नंबर्स में एक इम्पैक्ट डेफिनेटली आता हुआ दिखाई दे सकता है। और जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो लो सिंगल डिजिट देखने को मिल सकती है। अब एफएमसीजी में हमें जो ये प्रेशर है वो एक्चुअल में देखने को क्यों मिला है? इन्फ्लेशन इसका एक सबसे बड़ा कारण है, साथ ही साथ जो डिमांड आउटलुक है वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पे बना हुआ है। इनफैक्ट जो इस टाइम पे विंटर सीजन आया है वो थोड़ा सा लेट आया है और विंटर सीजन में इस टाइम पे डिमांड भी स्लोअर साइड में बनी हुई है। अब एफएमसीजी में कहां पे हमें प्रेशर देखने को एक्चुअल में मिल रहा है? न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट, साथ ही साथ सोप में और पर्सनल केयर के सेगमेंट में भी एक स्लो डाउन है। इनफैक्ट बेवरेज में भी एक हमें प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हेल्थ केयर में भी इस तरीके का जो प्रेशर है वो रहने की उम्मीदें जताई जा रही है। लेकिन सपोर्ट कहां से आता हुआ दिखाई दे रहा है? सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है डिटर्जेंट सेगमेंट से। एट द सेम टाइम जो ओरल हेल्थ केयर का सेगमेंट है, स्पेशली टूथपेस्ट, वहां से डिमांड अच्छी आती हुई दिखाई दे रही है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसे बैलेंस आउट कर रही है। अब गोदरेज कंज्यूमर का, जैसे कि मैम ने भी मेंशन किया कि जो उनकी गाइडेंस आई है Q3 के लिए, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पे बनी हुई है। उनको ये एक थोड़ा सा स्लो क्वार्टर देखने को मिल सकता है। मौसम में जो बदलाव हुए हैं उसके चलते ग्रोथ में थोड़ा सा हमें स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। होम इंसेक्टिसाइड में भी एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट Q3 में जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो भी लोअर पेस पे रहने की उम्मीदें जताई जा रही है, लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने Q4 के लिए गाइडेंस दी है कि यहाँ पे हो सकता है कि थोड़े से सेंटिमेंट हमें बदलते हुए नजर आए। बिल्कुल। तो खैर एफएमसीजी, इसमें एक चीज़ आप जोड़ सकते हैं, कंचन शुक्रिया, कि एटलीस्ट यहाँ पर प्राइस में शायद वीकनेस काफ़ी हद तक प्राइस में है, लेकिन क्या यहाँ से स्टॉक्स और गिर सकते हैं? गाबा सर, गोदरेज कंज्यूमर की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये कंपनी है जो ऑलरेडी आके वार्निंग दे चुकी है, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये स्टॉक उसके बाद भी रुक नहीं रहा है। खैर मार्केट भी काफ़ी वीक है, लेकिन अब गोदरेज कंज्यूमर के लिए नेक्स्ट टारगेट्स क्या होंगे? मेरे ख्याल से 1090 पर ट्रेड कर रहा है। गोदरेज कंज्यूमर है तो वीक, और एक कोशिश की थी एक अप होगी, लेकिन वो फेल हो चुका। अब ये स्टिल कंटिन्यू डाउन है। मुझे लगता है करीब 1000 ये एक जोन है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, शायद वहां तक आके रुक सकता है, लेकिन रियल सपोर्ट करीब 1000 के थोड़ा नीचे। तो 1000 एक जोन बन जाता है, इसके आसपास शायद यहाँ पर एक बाई सिग्नल मिले, वरना है तो वीक अब भी, आज भी। बिल्कुल। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था। पिछले क्वार्टर में तो एक्सीडेंट्स हुए थे, इस बार शायद एक्सीडेंट ना हो, लेकिन एक गलती जो लोग करेंगे ना कि हर लेवल पर बाय करते रहे। जैसे फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स, ये स्टॉक कहीं नहीं जा रहे। आपको 6 महीने बाद भी ये स्टॉक या तो यहीं मिलेंगे या इससे नीचे ही मिलेंगे। ये हो सकता है कि ये वन वे में जिस तरीके से गिर रहे हैं, एक एट सम पॉइंट उतना गिरना बंद कर रहा है। एशियन पेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल, उतना एक्सीडेंट के बावजूद लगातार डी रेटिंग हो रही है इसमें, क्योंकि अभी तक तो इसमें प्राइस डैमेज हुआ है। अभी तो वैल्यूएशन डी रेटिंग, जो प्राइस डैमेज शुरू में हुआ उसके बाद अब जो पिछले कुछ दिनों में गिरे हैं, ये वैल्यूएशन मल्टीपल्स का कॉन्ट्रैक्शन है। और आई थिंक एशियन पेंट्स तो 2 साल के लो पर आ गया होगा। तो जस्ट बिकॉज इन स्टॉक्स ने आपका बहुत ज़्यादा पैसा बना के दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत हर डिप पर बाय करें। जैसे HDFC बैंक था, 4 साल के लिए एक रेंज में अटका रहा, जब उसके बाद मूव आया तो अच्छा मूव आया, लेकिन 3-4 साल तो कहीं नहीं गया ना स्टॉक। ऐसे ही मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक्स, एशियन पेंट्स, गोदरेज कंज्यूमर, कुछ हद तक हो सकता है मैरिको थोड़ा अलग रहे, लेकिन बाकी जितने स्टॉक्स हैं इनमें लेने की बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, क्योंकि भले ही आप बेचना ना चाहें, शॉर्ट ना करना चाहें, लेकिन लेने में अभी टाइम है। अभी ये स्टॉक कहीं नहीं जाने वाले 6 महीने तक। आप भी टाइम लेकर खरीदेंगे अमर इन स्टॉक्स में, या फिर पोजीशंस? अच्छा, अमर है नहीं हमारे साथ इस पर आगे। इनफैक्ट दीपक शनॉय जुड़ेंगे तो उनसे भी बातचीत होगी कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। अच्छा, बाय द वे, इस बीच क्योंकि हम एफएमसीजी मेंशन कर रहे थे, एक बार आईटीसी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि आईटीसी में अब फ्रेश दबाव आ रहा है, करीब 1% पिछले 10-15 मिनटों में निचले लेवल्स पर आता हुआ काउंटर 469 के आसपास तक के स्तर यहाँ पर बन गए हैं। तो क्लियरली प्रेशर कायम है। 1-2 और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं वायदे बाजार के, जहां पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। NBFCs, आप पूरा पैक देखिएगा। श्रीराम फाइनेंस 5% नीचे, L&T फाइनेंस 4.5% नीचे, LIC हाउसिंग
आपका M&M फाइनेंस, ये पूरा पैक है जो आज थोड़ा सा पिस्ता चला गया है। श्रीकांत, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि क्लियरली एक सिरे से यहाँ पर किसी ने ठानी है आज NBFCs में बिकवाली करनी है। नहीं तो बिल्कुल देखिए, अगर इनके चैनल चेक्स करेंगे तो फंडामेंटली ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भी जो आने वाले क्वार्टर्स रहेंगे, आने वाले जो क्वार्टरली नंबर्स रहेंगे वो उतने इम्प्रेसिव नहीं रहने वाले हैं, और इसी वजह से आज एक पूरे बास्केट में सेल ऑफ हमें देखने मिल रहा है। और हमें लगता है कि इनमें से कई सारे ऐसे स्टॉक है जिन्होंने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ भी दिया है। बट चूंकि अगर आप इस पर्टिकुलर 4 या 5 स्टॉक्स में देखें तो मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स ये थोड़ा ज़्यादा वीक लग रहा है। तो चोलामंडलम फाइनेंस या श्रीराम फाइनेंस, इनमें मैंने देखा है कि जब भी मार्केट में टेक ऑफ आता है तो ये स्टॉक वापस स्टेबलाइज हो जाते हैं और रिकवर भी कर लेते हैं। लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ये एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे हमें लगता है कि वीकनेस और भी गहरा सकती है, और करंट लेवल से अगर इसे मुझे लगता है कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो वापस से स्टॉक 250 या 240 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कभी भी स्टॉक में सेल ऑफ आया है 240 के लेवल्स इसने रजिस्टर किए हैं। करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर कोई शॉर्ट टर्म कोई ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशंस अगर बनी हो तो उसमें से एग्जिट करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर स्पेस में और भी प्रेशर बन सकता है। मीनवाइल मार्केट बिल्कुल भी रिकवरी के मूड में नहीं। निफ्टी फिर से एक फ्रेश इंटरडे लो पर, अब 24,315 पर, और 24,308 का लो है। तो देखते हैं अब 24,300 बचता है, यानी अभी 3 PM मूव शायद बाकी है। 800 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे, और अब तो मिड कैप भी अच्छा खासा इस डिक्लाइन में पार्टिसिपेट कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स अब 2.5% नीचे। जब शो की शुरुआत की थी तो इतना नीचे नहीं था, लेकिन 2.5% नीचे, और एडवांस डिक्लाइन अब कंफर्टेबली डिक्लाइंस के फेवर में 1:2.5 का एडवांस डिक्लाइन। वो गैप जो है वो लगातार वाइडन कर रहा है। अब हम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा 2024 की लास्ट फोर्टनाइट बाकी है यहाँ पर। 2024 ठीक ठाक साल रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप ने काफ़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाई, 30% के मूव दिखाई। निफ्टी भी 12% चला, हालांकि सेकंड हाफ काफ़ी वॉलेटाइल रहा। 2025 कैसा रहेगा, इस पर बातचीत करने के लिए दीपक शिनॉय जुड़े हैं हमारे साथ, कैपिटल माइंड के फाउंडर एंड CEO। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। 2025 के थीम्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक थीम जिसकी बात कर रहे थे वो थी FMCG, और एक एक्सपेक्टेशन ये है कि ये वाला क्वार्टर भी शायद वॉश आउट क्वार्टर रहे, और कई कंपनियों के लिए तो शायद Q2 से भी ख़राब रहे। ऐसे में FMCG एज अ स्पेस, क्योंकि एक मार्केट का बड़ा पिलर है, इस पर आपका क्या व्यू होगा, और सेलेक्टिवली कोई स्टॉक जो आप बाय करेंगे इस डिक्लाइन में? थैंक्स अनुज जी। इनफैक्ट मुझे ये लग रहा है कि आई थिंक FMCG में जो चेंजेस आ रहे हैं वो इसलिए आई थिंक आ रहे हैं, ये नहीं कि इंडिया कम कंज्यूम कर रहा है, पर अब इंडिया के पास ज़्यादा ब्रांड्स हैं और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंज्यूम करने के, कि जो बड़ी कंपनीज हैं उनकी जो ब्रांड सबसे ज़्यादा बिकती थी पहले, उनमें चेंजेस आ गए हैं। और एक दो चेंजेस जो ये स्विगी और ब्लिंकिट की वजह से जो उन्होंने, मतलब क्विक कॉमर्स की वजह से उन्होंने चेंजेस करे हुए हैं। लोग अपने घर में इतनी इन्वेंट्री नहीं रखते हैं जितने कि वो कहते हैं कि अर्बन सिटीज में एटलीस्ट कि 10 मिनट में आ ही जाएगा, तो हम 10 kg वाला सामान क्यों लें, हम तो 2 kg एक बार या फिर 1 kg एक बार में स्पेंड कर यूज करेंगे। तो उस हिसाब से हम 1 kg का ही हम लोग ऑर्डर करते जाएंगे, और उससे क्या होता है कि इन्वेंट्री का जो दबाव है वो रिटेल स्टोर या फिर क्विक कॉमर्स वाले स्टोर पे पड़ जाता है, और FMCG कंपनीज को इफेक्टिवली अपनी इन्वेंट्रीज मतलब अपने सेल्स कम करने पड़ते हैं, क्योंकि इतना इन्वेंट्री स्प्रेड होता नहीं है। तो ये 2-3 क्वार्टर आई थिंक ये थोड़ा और रहेगा इस टाइम पे भाई, जिस तरह से मार्केट जा रही है। लेकिन रूरल में भी उतना रिकवरी देखने को नहीं मिल रहा है जितना कि हमने सोचा था कि इलेक्शन के बाद आएगा, एटलीस्ट लार्ज FMCG कंपनीज में। मेरे हिसाब से ये है कि आई थिंक अभी के लिए तो आई थिंक उनको सहना पड़ेगा। इन कंपनीज में ज़्यादा डेट नहीं है, और उनको एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर में उनकी सेल्स में रिलैक्सेशन होगी। प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि हमने इनकी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। तो 80 टाइम्स अर्निंग्स देते थे, 60 टाइम्स अर्निंग्स देते थे, तो उस हिसाब से आई थिंक अब 50 या 40 के करीब हो गई हैं, और जब 30 करीब हो जाएंगी तब आई थिंक नॉर्मल वैल्यूएशन के लेवल पे आ जाएंगे, और उस टाइम पे आई थिंक खरीदना बेटर होगा। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि हमें कभी भी इन कंपनीज को 80 टाइम्स अर्निंग्स देनी चाहिए आगे जाके भी। गुड आफ्टरनून दीपक।
इस समय मार्केट में आपकी अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि ना इतना चर्न देखने को मिला है, आप अपने मनी को कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्या फ्लोज पर इम्पैक्ट आया है आपके लिए, या फिर लोग ज्यादा फोन करके पूछ रहे हैं कि ना, बिकॉज नॉर्मली वो जब एनएसडीएल की स्टेटमेंट आती है, अक्टूबर वाज अ वेरी पेनफुल मंथ, नवंबर में थोड़ी सी स्थिति बेहतर देखने को मिली. हाउ आर यू अप्रोचिंग द रेस्ट ऑफ द कमिंग मंथ्स ऑफ दिस फिस्कल, क्योंकि वॉलेटिलिटी अपने चरम पर आ चुकी है और वो हर फ्राइडे का अलग ही गेम है, थर्सडे फ्राइडे का. यस, आई थिंक थर्सडे फ्राइडे का जो गेम था, आई थिंक बाद में ये ट्यूसडे थर्सडे का हो जाएगा. लेकिन ये जो वॉलेटिलिटी आई है अक्टूबर नवंबर में, वो नॉर्मल है. 10-11% के करीब निफ्टी गिरी है. इनफैक्ट स्मॉल कैप और मिड कैप भी 10-11% ही गिरे हैं एज अ पोर्टफोलियो. तो ये तो नॉर्मल ही होना चाहिए, लेकिन हमने कभी 1.5 साल के लिए देखा नहीं था, तो शायद लोग थोड़ा सा डर गए थे. पर हमें जो यूजली हमारे साथ जो होता है, हम पीएमएस जो चलाते हैं, उसमें यूजली इंक्वायरीज करंट कस्टमर से बढ़ जाती हैं कि क्या और डालें, क्योंकि मार्केट गिर गया है. लेकिन नई इंक्वायरीज थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती हैं. ये तो नॉर्मली है. आई थिंक ओवर टाइम जैसे मार्केट रिकवर होगा तो फ्लोज भी रिकवर होंगे. हमारे फ्लोज उतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुए, क्योंकि छोटा सा, मतलब सिर्फ 2-2.5 हज़ार करोड़ का हमारा पीएमएस है. पर बड़े पीएमएसएस में हमने ज़्यादा, और बड़े म्यूचुअल फंड्स में भी हमने काफ़ी डिफरेंस देखा हुआ है कि कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी रिडेम्पशंस आए हैं, और बाकी आई थिंक फिर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. लास्ट मंथ 35,000 crores वाज इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स बाय रिटेल. तो ये नहीं है कि रिटेल इन्वेस्ट नहीं कर रही है, बस आई थिंक अपने प्रोपोर्शंस को कुछ फंड्स में ज़्यादा डाल रही है, कुछ फंड्स में कम. लेकिन मुझे ये लगता है कि आगे जाके जो स्पेस होगी, जैसे स्टॉक मार्केट में ही, जैसे आपने कहा कि एफएमसीजी उतना अच्छा नहीं कर रही है, आईटी काफी वीक है, फार्मा में भी आई थिंक थोड़ा सा स्लो डाउन आने लगा है रिसेंटली प्राइसेस में. लेकिन ऐसा भी है कि कुछ कंपनीज बहुत अच्छा कर रही हैं. चाहे आप सेमीकंडक्टर स्पेस देख लीजिए, केन सेमीकंडक्टर, डिक्सन, या ऐसी कंपनीज, या फिर आप डिफेंस स्पेस देख लीजिए, जैसे कि माजगांव डॉक वापस 5,000 के ऊपर पहुंच गया है. तो ऐसे पॉकेट्स हैं जिसमें आई थिंक अभी भी काफी स्कोप है आगे जाने की, क्योंकि गवर्नमेंट के अगर ऑर्डर्स या फिर रूल्स चेंज हो गए जहाँ की ऐसी कंपनीज को बेनिफिट आगे जाके मिलेगा, तो इनकी जो करंट मार्केट कैप्स है उससे कई ज्यादा वो लोग ये कंपनीज परफॉर्म कर सकती हैं इन टर्म्स ऑफ लॉन्गर टर्म परफॉर्मेंस. और हमें वो भी ध्यान देखना चाहिए कि हम आज के रेट में कल के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, 2-3 साल या 5 साल आगे के लिए इन्वेस्ट करना है. तो हमें वो देखना है कि वहां कहाँ जाएगा. उसमें मुझे एफएमसीजी या फिर करंट आईटी कंपनीज में भी ज्यादा होप नहीं है, लेकिन ऐसी सेमीकंडक्टर्स या डिफेंस या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में ज्यादा होप है. तो मेरा फोकस ये होगा कि 2025 में वहां वाली अपॉर्चुनिटीज हम ढूंढें, ना कि पुरानी जो एफएमसीजी वगैरह कंपनीज हैं. अच्छा, ये बहुत एक, मैं सिर्फ आपके फर्स्ट सवाल के फॉलोअप में पूछ रहा हूँ. आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि हो सकता है हम जो अर्निंग्स देख रहे हैं, हम क्योंकि सिर्फ लिस्टेड कंपनीज की देख रहे हैं, हम कंजम्पशन अभी भी उतनी कर रहे हो, लेकिन ऑप्शन ज़्यादा हो गए हैं. उसमें आपने जोमेटो, ब्लिंकिट, इनका नाम लिया. अब ये भी लिस्टेड स्टॉक्स हैं. इनमें जो री रेटिंग हुई है जोमेटो में और स्विगी, तो आईपीओ के बाद लगातार स्टॉक्स में वन वे रैली रही. आज तो 600 भी क्रॉस किया इसने. यहाँ पर अभी भी आप बुलिश होंगे क्या, और अगर चुनना हो तो दोनों में से कौन सा चुनेंगे? हम अभी एक्चुअली अनुज जी स्विगी के रिजल्ट्स का वेट करेंगे, नेक्स्ट रिजल्ट्स का, क्योंकि एक रिजल्ट आया हुआ है वो तो इमीडिएटली आईपीओ के बाद आया था. तो यूजुअली 1 क्वार्टर विल वेट कि देखेंगे कैसे चलता है. स्विगी कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट है जोमेटो से इन दैट रिस्पेक्ट, बट छोटा भी है कंपनी. तो आई थिंक इसमें एक स्पेस का भी अंतर है, लेकिन इसमें ये भी है कि इसमें प्रॉफिट ज्यादा नहीं बन रहा है. जिस तरह से एफएमसीजी कंपनीज के प्रॉफिट्स वहां पे कम हो रहे हैं, इट्स नॉट कि यहाँ पे प्रॉफिट उतना बन रहा है. एक्चुअली प्रॉफिट पूल ही कम हो रहा है एक तरह से, क्योंकि जो कॉस्ट्स हैं, इन्वेंट्री के कॉस्ट्स हैं, वो अक्रॉस द एंटरप्राइज स्प्रेड हो रहे हैं. और जोमेटो और ब्लिंकिट तो इन्हीं एफएमसीजी कंपनीज के प्रोडक्ट्स बेचेंगी, लेकिन थोड़े से और भी बेचेंगी जो नॉन लिस्टेड होंगी शायद. तो उस हिसाब से मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट चेंज होगा, लेकिन आई थिंक ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पूल की कमी हो जाएगी
तो इसलिए मुझे ये लगता है कि तो इन कंपनीज को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, जैसे इनकी मतलब अभी जो ग्रोथ है वो लॉन्ग टर्म क्या सस्टेन करती है कि नहीं करती है, एंड इन टर्म्स ऑफ कि जिस तरह से लोग नए प्रोडक्ट्स को लाते हैं, नए फीचर्स को लाते हैं, उस हिसाब से आई थिंक इन जोमेटो और स्विगी में लाइक अंतर होगा थोड़ा सा। प्राइसिंग के हिसाब से स्विगी स्लाइटली बेटर, बिजनेस के हिसाब से आई थिंक जोमेटो इज फर्दर डाउन, और उनकी प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगी इसलिए क्योंकि वो उन्होंने जो 8,000 करोड़ और जो उन्होंने रेस किया हुआ है उसका भी उनको इंटरेस्ट इनकम आएगा, वो काफ़ी उनके बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट होगा। तो आई थिंक बिजनेस वाइज जोमेटो स्लाइटली बेटर, बट हमारे पास दोनों में कोई पोजीशन नहीं है अभी। ओके अच्छा, एक काम करिए एक बार निफ्टी ऑटो लेके आइए स्क्रीन पे। दीपक जी, मेरे ख्याल से बीते 20-25 दिन के इंटरेक्शंस में हमें बहुत 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 कम इंटरेक्शन हुआ है हमारा ऑटो पे। आप लोगों के जो चैनल चेक्स हैं या फिर आप लोगों के जो ग्राउंड रियलिटीज चेक जो हुए हैं आपके द्वारा, उसमें क्या इन्वेंट्रीज में कमी आई है या फिर जो ईयर एंड सेल्स होती हैं उससे कुछ पुश मिला है? अल्टीमेटली मेरा प्रश्न ये है कि क्या Q3 नंबर्स इतने अच्छे होंगे कि ये ऑटो सेगमेंट में कुछ आपको बाइंग नज़र आए? ऑटो पे आपका टेक, और या फिर अगर मैं कुछ इसमें भी धड़े कर दूं जैसे टू व्हीलर स्पेस, पैसेंजर व्हीकल स्पेस, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, आप ज़्यादा कहाँ इंटरेस्टेड है? आई थिंक अभी तो मुझे लग रहा है कि टू व्हीलर स्पेस में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा इन कंपैरिजन विद फोर व्हीलर। हालांकि हमारे पास जो पोजीशंस हैं वो फोर व्हीलर्स पे है और कमर्शियल पे, मतलब M&M इज आर पिक हियर। कमर्शियल इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक इसमें लॉन्ग टर्म बहुत मतलब इंक्रीज होगा जैसे वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आता जाएगा। आई थिंक सम ऑफ द लिंकेजेस फॉर DFC जब उसकी बारी आएगी तो पीपल विल हैव टू अपग्रेड टू कंटेनर लेवल व्हीकल्स ऑन एंड जो अभी के जो ट्रक्स हैं उनको मतलब चेंज करके दे हैव टू गेट ट्रक्स दैट आर एबल टू ट्रांसपोर्ट कंटेनर्स। ये आई थिंक इसमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट रहेगा नेक्स्ट 1.5-2 years के लिए फॉर कंपनीज लाइक M&M एंड टाटा। इसमें फिर वॉल्वो भी है पर वो अलग से। लेकिन एक और चीज है कि जिस तरह से अभी टू व्हीलर स्पेस चल रहा है उसमें मूवमेंट टू इलेक्ट्रिक काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। अभी फिलहाल हमने पहले देखा था कि बहुत ज्यादा था, लेकिन वो ट्रेंड अभी थोड़ा सा कम हो गया है। वो पेट्रोल वाली टू व्हीलर्स अभी आई थिंक दे हैव मेड अ कमबैक। So I think two-wheeler space में there may be some interesting moves from both Bajaj and TVS. Hero ने कुछ ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं है अभी तक। In the four-wheeler space, I haven't seen some major things, but M&M के जो नए मॉडल्स आए हुए हैं उनमें काफ़ी डिमांड देखने को मिली है, लेकिन अभी तक उसकी सप्लाईज उतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई है। स्पेशली द BE6E BE जो उन्होंने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करनी है उसमें आई थिंक काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। लेकिन अभी तक तो मुझे ये मतलब कुछ दिखा नहीं है कि सेल्स हैव इंक्रीज्ड मैग्निफिसेंटली इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशंस। आई थिंक अभी बुकिंग्स ही हुई हैं। कमर्शियल व्हीकल्स में आई थिंक ट्रैक्टर्स विल डू रियली वेल, ट्रक्स विल डू वेल इन द नेक्स्ट ईयर 2025 और 2026 में। सो वी हैव पोजीशन, आई थिंक उस हिसाब से पोजीशनिंग अच्छी होगी। लेकिन इस स्पेस में आई थिंक 4 साल हो गए, काफी एक्सपेक्टेशंस बनी हैं पर अभी तक वो एक्सपेक्टेशंस रियलिटी में नंबर्स में नहीं आई हैं। आई थिंक होपफुली 2025 में आए। दीपक, के आजकल CDMO प्लेस पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है ऑन द फार्मा साइड। कोई स्टॉक, कोई बंच ऑफ स्टॉक्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हो जो आपके शायद पोर्टफोलियो में है जिसकी आप चर्चा कर सकते हैं? अभी तो हमने एक्चुअली पोजीशंस लेना हमने स्टार्ट करना था, लेकिन ये जो बायोसिक्योर एक्ट का जो चेंज आया हुआ था उसकी वजह से हमें लग रहा है कि थोड़ा सा मडल होगा स्पेस, इसलिए कि जो चाइना ने डिसाइड किया है कि जिस तरह से वो रिटेलिएट करेंगे टैरिफ्स के अगेंस्ट, वो रिटेलिएशन होगी कि उन्होंने ऑलरेडी गैलियम और 2-3 और मिनरल्स के उन्होंने एक्सपोर्ट कंप्लीटली बैन कर दिए हैं। उस बैन से क्या होगा कि अमेरिका एरोस्पेस के मटेरियल्स को, मतलब उसमें गैलियम काफ़ी लगता है और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल, और वो 75% अपना इंपोर्ट्स चाइना से करती है। एरोस्पेस मटेरियल, सेमीकंडक्टर्स, मिसाइल्स एंड ऑल दैट, इसमें काफ़ी इस मटेरियल का यूज़ होता है। और अगर चाइना ने कम्प्लीटली बंद कर दिया तो
यूएस के मतलब प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम आएगी, और उन्हें उस हिसाब से आई थिंक दे ऑल्सो सेड कि ये बायोसिक्योर एक्ट को डाइल्यूट कर दिया जाए। जिस रीजन से काफी सीडीएमओ कंपनीज इंक्रीज हुई थी उनके प्राइस में रिसेंटली, उस रीजन का आई थिंक थोड़ा सा डाइल्यूशन हो गया, और अभी लेकिन पक्का भी नहीं है कि कहाँ तक जाएगा। तो हम विल वेट फॉर ट्रम्प टू कम इन द यूएस, और उस हिसाब से जिस तरह से वो एक्शंस लेते हैं उसके बाद हम शायद सेटअप करेंगे पोजीशंस। बट राइट नाउ नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन द फार्मा स्पेस बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी। मतलब जब पता है आपको कि एक और महीना ही है, तो एक महीना वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। अच्छा दीपक जी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अब 5700 पर, अनलिस्टेड मार्केट में एनएसई का प्राइस जो है वो कम बोनस 8000 क्रॉस कर गया है। ये जो एक्सचेंजेस में शानदार तेज़ी, एमसीएक्स का शेयर देख लीजिए, एक साल पहले 1800 2000 का हुआ करता था, आज 6000 प्लस। क्या व्यू रहेगा यहाँ पर? एक्चुअली हमारे पास कुछ थे, आई रिग्रेटेड, क्योंकि हमने बीएससी 4000 में बेच दिया था, और हमें लगा था कि कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, बट कुछ हुआ नहीं ज़्यादा। और इनफैक्ट ये जो एफएनओ का जो डेट था November 20, उसके बाद भी हमने देखा कि अबाउट 30% मार्जिन, 30% वॉल्यूम्स कम हुए हैं ओवरऑल। उसमें बीएससी का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम है कंपेयर टू एनएससी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो रेवेन्यू कम होगी इसकी वजह से, वो काफ़ी 25 to 30% कम होगी उनकी एफएनओ रेवेन्यू इस साल। एंड कैश वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं, बट उसका उनको उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि कैश वॉल्यूम्स में भी उनको ये बोला गया है कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स ब्रोकर्स को वो इतना ही चार्ज, जितना वो चार्ज करें ब्रोकर्स उतना ही दिखा सकते हैं अपने कस्टमर्स को। पहले कोई ग्रेडेड सा सिचुएशन था जहां कस्टमर्स को ब्रोकर ज्यादा चार्ज करते थे, पर एनएससी उनको डिस्काउंट देती थी। उस हिसाब से दोनों एक्सचेंजेस ने अपने अक्टूबर से चार्जेस फॉर स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन, मतलब कैश ट्रांजैक्शंस, वो थोड़े से कम किए थे। तो उसका रैशनलाइजेशन और ये एफएनओ की वजह से इन दोनों के रेवेन्यूज में आई थिंक बोथ एनएससी एंड बीएससी इनकी रेवेन्यूज कम होंगी। तो अभी मार्केट तो बहुत स्ट्रांग ही है, पर मुझे एक बार उसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कितना एक्चुअली इम्पैक्ट हुआ था और प्रॉफिटेबिलिटी में क्या चेंज है। इस बार उनका शायद एक रिलीफ होगा कि अगर वॉल्यूम्स कम हो गए तो उनका जो सेटलमेंट गारंटी फंड का कंट्रीब्यूशन है वो भी शायद कम हो जाए। उसके वो एक तरह से यूजुअली इस क्वार्टर में आ जाता है, अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में, कि एक बड़ा सा कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें प्रॉफिट कम हो जाते हैं, तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। आई थिंक ये सब देखने के लिए हमें इस क्वार्टर के रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे। बट प्राइस काफ़ी अच्छा है। प्राइस आई फील लाइक आई मिस्ड रन, जो 4000 से 5700 हुआ था उसमें हम शायद वो मिस कर गए। पर हमारे पास इसमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस हैं, CDSL और फ्यू अदर प्लेस आर ऑल्सो देयर, जिसमें काफ़ी इंक्रीज देखने को मिला है। तो फोमो इज रियल दीपक, उस लिहाज से कई लोगों को होता है, आप पर बीती भी है इस स्टॉक के जरिए। अच्छा, रियल्टी कंपनियों पर अब आपका क्या नजरिया है, क्योंकि गिरते बाजार में इन स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम है। हम पिछले हफ्ते बात भी कर रहे थे और डिमांड में बिल्कुल कोई कमी नहीं है। क्या मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि अगले साल जब वो फरवरी में रेट कट आएगा शायद डिमांड और फ्यूल हो सकती है? वैसे सच बताओ ये जो डिमांड रियल एस्टेट की है, उसकी कभी रियल एस्टेट शेयर्स में मतलब उनके फंडामेंटल्स में समहाउ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। वो एक तरह से वो दिखाते जाते हैं कि हम लोग कुछ सेल्स कर रहे हैं ये कुछ, बट इन द एंड वो जो कैश फ्लोज आते हैं वो कहीं और चला जाता है, और वो समहाउ उनकी आरओईज उतनी ज्यादा अच्छे बढ़ती नहीं है ओवर टाइम। सो उसकी वजह से आई थिंक शॉर्ट टर्म प्ले होगा इसमें काफी, लाइक बॉम्बे और बैंगलोर सेंट्रिक प्लेस शायद बहुत अच्छा करेंगी। दिल्ली में आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ सप्लाई, एंड वहां पे हमने सुना है कि काफी मतलब प्राइस स्टैग्नेशन हो गया एक तरह से। पर मुंबई और बैंगलोर में वी आर स्टिल सीइंग अ लॉट ऑफ गुड सेल्स। आई डोंट हैव एनी पोजीशंस अभी रियल एस्टेट में। हमने कहा कि विल वेट अगेन फॉर रिजल्ट्स बिफोर वी टेक अ कॉल। बट इंटरेस्टिंग, क्योंकि स्टॉक प्राइसेस काफी मोमेंटम में दिख रही हैं, और शायद हमारे मोमेंटम पोर्टफोलियो में आ जाए।
कुछ ऐसी कंपनीज, स्पेशली वैसे रियल एस्टेट प्ले तो नहीं है जहाँ पे डेटा सेंटर्स हैं वगैरह, तो ऐसी कंपनीज में हमने ज़्यादा इंटरेस्ट देखा हुआ है। एटलीस्ट हियर हमें लग रहा है कि लॉन्ग टर्म स्कोप ऑफ ग्रोथ बहुत बहुत अच्छा है, जहाँ पे कंपनीज, ऐसी कंपनीज डेटा सेंटर्स का बिजनेस मतलब अपना इंक्रीज कर रही है फुटप्रिंट वर्सेस प्योर रेजिडेंशियल। अच्छा दीपक जी, इस बार की जो इंडियन होटल्स के नंबर्स थे, और मोर आई थिंक इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने जो विज़न प्रोवाइड किया 2030 का, ये ऐसी ही तेज़ी और ऐसा ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आपको किसी और होटल स्टॉक पे है क्या? और इस पुश को पूरे के पूरे, और हमारी नई आई थिंक जो ट्रेवल्स और टूरिज़्म की जो हमारी नई आई थिंक जो पोस्ट कोविड आदतें हैं, उसको देखने के बाद होटल्स में आपका प्रेफर्ड स्टॉक क्या है? आई मीन नॉट एग्जैक्टली इंडियन होटल्स, और कोई मिड कैप में, एविएशन में, और या फिर जीएमआर एयरपोर्ट्स पे आपका टेक? जो जीएमआर एयरपोर्ट्स तो हमने हमारे पास नहीं है, वी हैवंट एनालाइज्ड द स्टॉक इन डिटेल, बट होटल्स में कह सकता हूँ हमारे पास दोनों इंडियन होटल्स हैं और ईस्ट इंडिया होटल्स भी है, ओबेरॉय। सो इंडियन होटल्स हमारे मोमेंटम पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा कर रहा है। आई थिंक डिमांड इज क्वाइट गुड, ऑल्दो देर इज सम लोअर डिमांड इन गोवा दिस टाइम परहैप्स, बट हमने जहाँ तक देखा है एवरीथिंग इज गोइंग फुल ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एंड प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई हैं, फिर भी डिमांड कम नहीं हुआ है। ओबेरॉय का ये है कि उन्होंने जो अभी उनकी गोवा में कोई प्रॉपर्टीज है ही नहीं, तो दो बना रहे हैं अभी। एक आई थिंक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया हुआ है, एक उनके पास लैंड है जहाँ पे ग्रीनफील्ड वो होटल सेटअप करेंगे 2027-28 के, एंड दे आर सेटिंग अप प्रॉपर्टीज इन जामनगर, बॉम्बे एंड आई थिंक दुबई और समथिंग लाइक दैट। सो ये जो एक्सपेंशन है ओबेरॉय की फुटप्रिंट काफ़ी छोटी है, तो 5-6 होटल्स अगर बढ़ाते हैं तो काफ़ी परसेंटेज वाइज काफ़ी इंक्रीज आता है लॉन्गर टर्म में। एंड ओबेरॉय इज एब्सोल्यूट टॉप लेवल प्रीमियम, सो व्हेन प्रीमियम प्रॉपर्टीज आर सेलिंग देन एनीथिंग इन एक्सपेंशन बाय ओबेरॉय, तो आप कह सकते हैं कि उनकी भी डिमांड काफ़ी हाई ही होगी। तो इन दोनों कंपनीज में, इंडियन होटल्स एंड ओबेरॉय, आई थिंक बोथ ऑफ देम शुड डू वेरी वेल इन द लॉन्ग टर्म। इंडियन होटल्स इज मे बी लिटिल मोर एक्सपेंसिव क्योंकि उनका फुटप्रिंट और बड़ा है, और आप उनका ब्रांड भी मतलब काफ़ी मशहूर है एक तरह से। वो जैसे जैसे अपनी प्रॉपर्टी फुटप्रिंट इंक्रीज करते जाते हैं, उनको एक थोड़ा सा प्रीमियम मिलता है ज़्यादा उनके ब्रांड नेम पे। लेकिन ओबेरॉय का ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत छोटा है इन कंपैरिजन फुटप्रिंट की वजह से। तो हमें लगता है कि इन दोनों पे अगर हम बड़ी और छोटी में लें पोजीशंस, तो इन दोनों में हमारी पोजीशंस होंगी। लॉन्ग टर्म में आई थिंक इंडियन टूरिज्म विल जस्ट इंक्रीज लाइक क्रेजी। आप चाहे प्रीमियम सेगमेंट देख लो, चाहे नीचे इकोनॉमी सेगमेंट देख लो, या फिर आप प्योर बिजनेस ट्रैवल भी देख लो। इंडिया में बहुत डिमांड होगी फॉर द नेक्स्ट 10 years फॉर ट्रैवल, टूरिज्म एंड बिजनेस अकोमोडेशन। ओके दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे बहुत खुल के और बहुत अच्छी से बातचीत हुई आपसे आज, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आते हैं निफ्टी पे 24,338, दैट मीन्स अनुज मोर और लेस आप डे लो पे क्लोज हो रहे हैं, और कोई पुल बैक नहीं था आज के इस क्लोज में। व्यू और अप्रोच फॉर टुमारो, बुधवार को? वीरू देखिए, व्यू और अप्रोच दोनों यही है कि ये मार्केट काफ़ी ख़राब हो चुका है, और अब इस मार्केट में कुछ टाइम के लिए साइडलाइंस पर है। बार बार मैं ये चीज़ रिपीट करूँगा क्योंकि कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से कोई लेवल बेस्ड ट्रेडिंग यहाँ काम करेगी नहीं। टेम्पटेशन होगी आपको आज शॉर्ट पोजीशन कैरी करने की, बट ये भी हो सकता है कल मार्केट आपको 100 पॉइंट गैप अप दे दे। यू नेवर नो, ओवरनाइट क्यूज सब जगह से अच्छे आ गए तो इसके लिए दोनों तरफ की ट्रेड लें, स्ट्रिक्टली इंट्राडे रहें, और बस इतना ही कहूँगा मैं। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक आप कैरी कर सकते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक जहाँ स्ट्रेंथ है और काफ़ी इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जहाँ मजबूती है, वहाँ पर आप कैरी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। लेकिन इंडेक्स अभी अवॉइड करें क्योंकि बहुत क्रूशल इस समय मार्केट है, जिस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, अब जब तक हम इस नए इक्विलिब्रियम को समझने जाएँ, जब से एक्सपायरीज कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं और जो वॉलेटिलिटी आ रही है, उसको जब तक मार्केट समझ के ना आगे बढ़े तब तक कोई मतलब नहीं है इस समय इंडेक्स में ट्रेड लेने का। चलिए अब एक काम करते हैं, कल की तैयारी करते हैं। यतिन के पास चलते हैं BTST ट्रेड्स के लिए। यतिन बताइए, सॉरी डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, डीलर्स की तरफ से कहाँ राय आ रही है?
गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक जो आज फोकस में है उनमें सबसे पहले है नायका। खराब मार्केट कंडीशन में भी स्टॉक अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। इनफैक्ट आज ओपन इंटरेस्ट लगभग 18% बढ़ा है। नया एफएनओ एंट्रेंट है और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा डीलर्स इंडिकेट कर रहे हैं। जहाँ वो बीटीएसटी की एडवाइस दे रहे हैं 180 से 185 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक लॉन्ग कॉल आ रही है नायका पे। और एस्कॉर्ट्स, थोड़ा बहुत ऑटो सेक्टर में प्रेशर है, खास करके एस्कॉर्ट्स में जहाँ डीलर एसटीबीटी की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एफआई का सेलिंग प्रेशर यहाँ जारी रहेगा। फ्रेश शॉर्ट्स दिख रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट 7% बढ़ा है और कहीं ना कहीं यहाँ लोअर लेवल्स पे 3300 तक के टारगेट्स आ सकते हैं, ऐसा डीलर्स का मानना है। ओके, तो डीलर्स का मानना है नायका में लॉन्ग करें, एस्कॉर्ट्स कुबोटा में शॉर्ट करें। तो ये दो स्टॉक्स डीलिंग रूम रेडार पर। अब बात हो रही है बीटीएससी ट्रेड्स की, तो हमारे पैनल के पास चलते हैं, ट्रेड्स लेते हैं। गावा सर, क्या कैरी करें कल के लिए? कल के लिए ये कैरी करना चाहिए कि जो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। ब्रेकआउट है हायर टाइम फ्रेम पर और बेसिकली स्ट्रक्चर ठीक है। मेरा तो लॉन्ग टर्म का व्यू है। टारगेट ट्रेड करा है 1562, स्टॉप होगा 1550, करीब 12 रुपए। टारगेट 1600 के आसपास होना चाहिए प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंगल। अदरवाइज इट्स अ गुड स्टॉक टू बाय अबाउट यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूएसएल में मौका एक पोजीशन लेने का। श्रीकांत, आपका ट्रेड? बिल्कुल, तो देखिए मुझे लग रहा है कि इन लेवल्स पे टाइटन पे हम एक शॉर्ट का व्यू लेके चल सकते हैं। ये स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से रिवर्स हो चुका है और एक बड़े पुल बैक के बाद वापस इसमें एक डाउनवर्ड रिट्रेसमेंट हमें देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल से 3400 के करीब टाइटन को शॉर्ट करें और टारगेट्स नजर आते हैं 3300 3320 के। तो 100 से 125 रुपए की गिरावट नजर आती है करंट लेवल से। और जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो हम रखेंगे 3440 का। तो 3440 के स्टॉप लॉस के साथ टाइटन को शॉर्ट करके चले। ओके, टाइटन पर शॉर्ट कॉल। सोनी जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? अब वीरेंद्र जी यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहूंगी मैक्स हेल्थ पे, बिकॉज अच्छा क्लोज दे रहा है। थोड़ा सा मुझे इंडिसेस पे अभी थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, सो आई थिंक कि यहाँ पे फ्रेश ट्रेड अवॉइड कर सकती हूँ थोड़ा सा। और मैक्स हेल्थ पे जो पिक दिया है क्लोज स्विंग पे, सो वहीं पे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। सेम स्टॉप लॉस 1190 और 1240 टारगेट्स के लिए। ओके, रचना जी, आपका कल के लिए ट्रेड? मेरी तरफ से जेएसडब्ल्यू स्टील में शॉर्ट रहेगा एंड 973 के एसएल के साथ इसको बेचेंगे और डाउन साइड पे टारगेट होगा 960 का। ओके, शॉर्ट साइड का ट्रेड। रचना जी, जब शॉर्ट पे आती है ना तो दे दनादन है ना? हाँ, पूरे एक के बाद दिन, एक, मतलब वो I एक know। के बाद एक शॉर्ट पे शॉर्ट कॉल। कविता जी, आपका क्या प्लान है? मेरा प्लान है एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी के साथ जाने का। परसिस्टेंट पर अगर आप देखें 6300 से 6500 पर अच्छा पुट राइटिंग होता हुआ दिखा है। आप एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेकर जा सकते हैं परसिस्टेंट पर। 6600 का कॉल आप बाय कर सकते हैं, अराउंड 101 पर ट्रेड कर रहा है। और ऊपर में 6800 का आप कॉल सेल करें जो अराउंड 3940 रुपीज पर है। आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा 1:2 का। रिस्क साइड इज ऑफ 6000 एंड रिवॉर्ड साइड इज ऑफ अराउंड 13,000 और 14,000। आप परसिस्टेंट पर आप एक बुल स्प्रेड लेकर जा सकते हैं। परसिस्टेंट बुल स्प्रेड। निफ्टी आईटी इस वक्त करीब 250 अंक नीचे, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत रिकवरी भी है। बाकी इंडिविजुअल स्टॉक्स पे एक व्यू कंस्ट्रक्टिव, परसिस्टेंट पे बुल कॉल स्प्रेड। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, कोफोर्ज में खरीदारी करेंगे। कोफोर्ज हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट आज दिया है। चार्ट्स पे कहीं पर वीकनेस नहीं है, तो शायद कल भी हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। कोफोर्ज के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। इस फ्यूचर में 9329 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट 9600 के सेट करने हैं कोफोर्ज के फ्यूचर में। ओके, तो ये इस समय कोफोर्ज के फ्यूचर में आई थिंक कॉल सारी पूरी हुई कल के लिए। एक बार बैन अपडेट लेते हैं, फिर वीरो के पास चलेंगे मार्केट ब्रेथ के लिए। बैन में दो स्टॉक्स आने की तैयारी जो कर रहे हैं, उनमें पीवीआर आइनॉक्स, एक्चुअली 3 हो गए अब। पीवीआर आइनॉक्स 100%, बंधन बैंक 105% और चंबल फर्टिलाइजर्स 98%। तो 3 स्टॉक्स बैन में आने की तैयारी करते हुए। एग्जिट का अभी कोई स्टॉक कैंडिडेट नहीं है, तो और 3 स्टॉक बैन में कल सुबह ऐड हो जाएंगे। वीरो, मार्केट ब्रेथ। ओके, मार्केट ब्रेथ आपकी स्क्रीन पे आएगी। देखिए, मार्केट ब्रेथ शायद आपको बहुत अच्छी नज़र ना आए, क्योंकि हम डेलो की ट्रैजेक्टरी में 325 अंक नीचे निफ्टी क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग। ये देखिए 150 शॉर्ट, तो ये क्लियरली बयां करती है कि बाजार की सूरत हाल कैसे हैं। 27 लॉन्ग, 9 में शॉर्ट कवरिंग और करीब 38 में लॉन्ग अनवाइंडिंग रही। स्लाइड्स को देखते हैं कि करके लॉन्ग्स कहाँ थी, इसमें कोई दौरानी की
आज भी लॉन्ग्स पे दबदबा रियल एस्टेट का था, ओबरा रियल्टी और उसके बाद इंडियन होटल्स, बीएससी, मैक्स हेल्थ केयर, यूएसएल ने आज एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया, हमारे ट्रेड्स में शामिल भी था। लॉन्ग बिल्डअप, उसके बाद शॉर्ट बिल्डअप में नाल्को, कोफोज, शॉर्ट कवरिंग माफ़ कीजिएगा, नाल्को, कोफोज, ग्रैनुअल्स इंडिया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और पेटीएम में आज एक शॉर्ट कवरिंग थी। शॉर्ट बिल्डिंग की स्लाइड पे आते हैं अब। श्रीराम फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, ऑल इंडिया, बंधन बैंक, HFCL बैंक्स और NBFCs जो थे वो खासा दबाव में थे। और लॉन्ग अनवाइंडिंग RBL बैंक में हुई, करेंस इंडिया जहां स्ट्रक्चर सुबह काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और IGL, भारतीय एयरटेल और वेदांता, ये कुछ काउंटर जहां पे आज पेन रहा। अच्छा, इस कार्यक्रम में एक शॉर्ट कॉल गई थी, दैट वाज आई थिंक LIC हाउसिंग फाइनेंस, उसने अपना काम बखूबी किया। 2-3 जो शॉर्ट्स मेरे को नज़र आ रहे हैं उसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस पे एक मैं कमेंट अभी भी चाहूँगा, हालांकि मैंने बात बर्जर पेंट्स की भी की थी। LIC हाउसिंग फाइनेंस 604.95 डीलों पर ट्रेड करता हुआ। अनुज। बिल्कुल वीरो, चलिए अब कार्यक्रम का आखिरी चरण और श्रेया जुड़ गई है हमारे साथ मार्केट का पंचनामा का टीजर लेकर। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल बाजार की हालत खस्ता नज़र आ रही है, लेकिन कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जो डट के खड़े हैं इस बाजार में। उसमें से एक इंडियन होटल्स 1.5% की तेज़ी इसमें दिखाई है, और सवाल इस पर रेणुका जी का है, क्या करना चाहिए सर? एक महीने में 20% का रिटर्न इसने अपने निवेशकों को जनरेट करके दिया है। रेणुका जी, बहुत सिंपल है, जो इतनी वीक मार्केट में ऑल टाइम हाई लगा रहा है उसके साथ बने रहें, कोई तकलीफ नहीं है। और इतने शानदार अर्निंग्स डिलीवर कर रहा है ये स्टॉक। 200-250 रुपये से इसकी रेटिंग शुरू हुई थी श्रेया। हर बार इसने एक फेज़ आया जिसमें इसकी क्वार्टरली अर्निंग्स ने पूरे साल की अर्निंग्स को बीट किया। बहुत लोगों को लगा कि अब हाई बेस इफेक्ट पर ये कंटिन्यू करेगा या नहीं। पिछले 4 बार से ये हाई बेस इफेक्ट पर भी शानदार अर्निंग्स दे रहा है। जब तक इसकी खुद की अर्निंग्स ख़राब नहीं होती, ये अपने आप आपको मौका देगा। ये अब एक ऐसी ट्रेड बन गई जिसमें से आपको स्टॉप लॉस ही बाहर निकालेगा। ज़बरदस्ती सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देख लिया, इसके लिए बुक ना करें, बने रहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन होटल में बने रहे। सर, भारतीय एयरटेल पे भी सवाल है काफ़ी ज़्यादा। ये स्टॉक काफ़ी वोलेटिलिटी दिखाता है, कभी लूजर्स कभी गेनर्स में शामिल। आज 2.5% से ज़्यादा की गिरावट भारतीय एयरटेल में, क्या करना चाहिए? देखिए, ये किसका सवाल है? ये मानस जी का सवाल। ओके, देखिए श्रेया, एक चीज़ मैं कहूँगा कि कुछ तो बदला है भारतीय में, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक था जो कंसिस्टेंटली लाइफ टाइम हाई लगा रहा था, लेकिन सितंबर के बाद से यहाँ पर कुछ चेंजेस आए हैं। अब चाहे आप वो सब्सक्रिप्शन डेटा को लेकर कह लें या जिस भी मर्जी को लेकर कह लें, 1800 के करीब वाला स्टॉक गिरना शुरू हुआ। बीच बीच में रिकवरीज आती हैं, लेकिन इस स्टॉक का जो एक वन वे रैली चल रही थी, वो टेक्सचर जो है वो ब्रेक हुआ है। मैं अभी भी ये कहूँगा कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन अगर आप एक ट्रेडर के हिसाब से देख रहे हैं इसको, तो अभी कुछ टाइम के लिए इसको अवॉइड करें, वो बेटर रहेगा। चलिए, 3:35 पर श्रेया और मैं जुड़ेंगे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और बाकी के सवालों के जवाब देंगे। लेकिन आखिरी के 5 मिनट मार्केट ऑलमोस्ट ही कहेंगे इसको डे लो पर बंद हो रहा है। डे लो था 24,308 का, 303 का रादर, और हम बंद हो रहे हैं 24,327 पर, तो उस हिसाब से काफ़ी ख़राब क्लोज। लेकिन इन सब के बीच में कुछ स्टॉक्स हैं जो डे हाई के काफ़ी करीब बंद हो रहे हैं। उनमें कोफोज और परसिस्टेंट दोनों शामिल हैं, दोनों में शानदार मोमेंटम। लेकिन स्टॉक्स देखते हैं जो डे लो के काफ़ी करीब या डे लो पर बंद हो रहे हैं। उसमें शामिल हैं बर्जर पेंट्स, LIC और बंधन बैंक। एक बार बंधन बैंक पे व्यू लेते हैं। बंधन बैंक में गाबा सर आप व्यू दे दीजिए, क्योंकि इसमें एक थोड़ी सी रैली हुई थी, लेकिन अब ये फिजल आउट हो रही है। अब क्या भी होगा स्टॉक पर? या बिल्कुल, यू आर राइट, एब्सोल्युटली कि रैली शुरू हुई थी लेकिन वो फिजल आउट हो गई, वो इनफैक्ट वो नेगेट हो गई। बहुत अच्छा मूव था 165 के आसपास से, और वहीं से एक अप मूव मिला करीब 180। अब 165 भी ब्रीच हो गया, इसका मतलब है कि डाउन मूव कंटिन्यूस। अब मुझे लगता है कहाँ जाके रुकेगा कहना मुश्किल है, लेकिन यस, डाउन मूव कंटिन्यूस। ऑल टाइम लो हमने देखा है बंधन बैंक में, वो करीब 152 के आसपास है। वो टेस्ट पॉसिबल है कि वो भी टेस्ट हो, है तो वीक बंधन बैंक, है तो वीक बंधन बैंक। लेकिन वीरो देखिए आज ट्रेडर्स की हालत। ट्यूसडे के दिन यूनाइटेड स्पिरिट्स डे हाई पर बंद हो रहा है, और यूनाइटेड ब्रूरीज भी, दोनों के दोनों आई थिंक डे हाई पर बंद हो रहे हैं स्टॉक्स। आज सुबह जब आप वॉल पे थे उस वक्त भी यूनाइटेड स्पिरिट्स डे हाई पे था, तो मैं वही सोच रहा था कि आज मंगलवार को सूरत हाल क्या है। यूएसएल डे हाई पर, अंतिम दौर तक डे हाई पर, और निफ्टी डे लो पर, निफ्टी बैंक डे लो पर, और निफ्टी IT अब फाइनली 350 अंक नीचे जाने की तैयारी करता हुआ, और कंप्लीट कोलैप्स मेरे ख्याल से सोमवार अनुज FIs की अनवाइंडिंग थी कैश में, इंडेक्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में, शायद मंगलवार को भी हो।
वो तो खैर रात को आंकड़े पता ही चल जाएंगे, बट इट्स कंप्लीट कोलैप्स। और निफ्टी आज फाइनली जो पुल बैक नहीं आया उसके बाद जो शुक्रवार को ना हो सका वो आज हो रहा है। निफ्टी इज क्लोजिंग बिलो ऑल मूविंग एवरेजेस। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल 20 डे के नीचे हम क्लियरली बंद हो रहे हैं मार्केट में, हालांकि 200 डे के अभी भी ऊपर है, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, आज का क्लोज ख़राब है। फ्राइडे को इंट्राडे में मार्केट कोलैप्स हुआ, लेकिन शानदार रिकवरी आई। बहुत लोगों ने एज्यूम कर लिया कि वो ट्रेंड चेंज था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मंडे को मार्केट ने वो बताया आपको और आज उस पर एक मुहर लगा दी। अभी भी मैं कह रहा हूँ ये मार्केट में ब्रेकडाउन नहीं है, अभी भी ये मार्केट यू नेवर नो, कल परसों वापस घूम भी जाए। तो रेंज है ये मार्केट में एक वीरू। हमने रेंज का अपर एंड भी टेस्ट किया है, लोअर एंड भी टेस्ट किया है और दो बार टेस्ट किया है 3 दिन में। मतलब ये इस मार्केट की एक अजीब सी आप कहेंगे कि एक ट्रेड रहा है इस मार्केट का कि 500 पॉइंट की रेंज में हाई और लो 3 दिन में हमने दोनों बार टेस्ट किया है, तो काफ़ी फिनोमिनल है। चलिए वॉल पर चलते हैं। 344 पॉइंट नीचे निफ्टी 24,324 पर, बैंक निफ्टी करीब 800 पॉइंट नीचे 52,815 पर 10 डेमा के नीचे। मिड कैप इंडेक्स 0.65% नीचे, स्मॉल कैप 0.8% नीचे। निफ्टी आईटी यहाँ पर भी गिरावट थी करीब 0.6%। एडवांस डिक्लाइन आज ख़राब था, 720 बढ़ने वाले शेयर 1720 गिरने वाले शेयर। मार्केट में सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं एक बार, वो किस तरीके का रहा। सारे सेक्टर्स रेड में, कोई भी एक सेक्टर ग्रीन में नहीं आज की ट्रेड में। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, कोई भी सेक्टर 2% से ज़्यादा नीचे नहीं था। 2% के करीब मेटल्स, पीएसयू बैंक्स, पीएसयू इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स, ये सारे के सारे इंडेक्स करीब 2%। ऑयल एंड गैस 2%, फाइनेंशियल्स 1.5%, निफ्टी बैंक करीब 1.5% नीचे। सबसे कम कौन सा इंडेक्स गिरा? कैपिटल गुड्स भी 1% नीचे था। रियल एस्टेट सुबह ये ग्रीन में था, कंफर्टेबली ग्रीन में था, टुवर्ड्स देन ये भी फ्लैट ही बंद हुआ, लेकिन यहाँ पर फिर भी रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस थी और एफएमसीजी में थोड़ी सी रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस थी। आज सबसे कम गिरे ये इंडिसेस। चलिए निफ्टी के हीट मैप पर आते हैं अब और देखते हैं कहाँ सबसे ज़्यादा मंदी। ये क्या, सिर्फ 2 स्टॉक्स ग्रीन में रह गए, वो भी आईटीसी मात्र 0.04%, सिप्ला 0.18%। काफ़ी ख़राब ये स्क्रीन दिखाई देगी आपको। सबसे बड़ा लूजर श्रीराम फाइनेंस 5.5% नीचे, उसके अलावा भारती, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, टीसीएस, लार्सन एंड टुब्रो। लेकिन मार्केट को वो प्रेशर डाला रिलायंस ने 2% नीचे, एचडीएफसी बैंक करीब 2% नीचे। इन 2 स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन लार्सन एंड टुब्रो 2% नीचे रहा। आईसीआईसीआई बैंक, इसने भी काफ़ी प्रेशर डाला आज मार्केट के ऊपर। तो ये कुल मिलाकर आज का लेखा जोखा 350 पॉइंट निफ्टी पर हम नीचे बंद होते हुए वीरू। और मंगल का दिन, लेकिन मार्केट के लिए आज सब अमंगल। जी हाँ, बेहद ख़राब क्लोज। और उससे भी बड़ी चीज़ अनुज, शायद जो बात आप सुबह कह रहे थे, झलक भी रही है, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। मतलब किसी भी एवरेजेस को सपोर्ट नहीं देना, डेटा के मुताबिक बिल्कुल भी बाजार नहीं चलना। एफआईएस का पूरा दबदबा यहाँ पर इस बाजार पर। खैर एक काम करते हैं, इस दुविधा भरे बाजार में चाहे वो स्टॉक्स हों चाहे वो इंडेक्स हों, आपके यकीनन काफ़ी सारे सवाल होंगे। तो आप जुड़ सकते हैं CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर श्रेया और अनुज के साथ। और एक छोटे से अगर आप देखें विलंब के बाद वो आपसे मिलेंगे। कोई भी प्रश्न हो इंडेक्स और स्टॉक्स को लेकर ज़रूर पूछिएगा। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए